जो एक क्वेश्चन था सर, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। जो उदारता में प्रतिपल अपेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन तन मन धन अर्पण, यही था ना? या कल हाँ वाली जी भैया। चर्चा? हाँ जी, हाँ जी, कल मैंने हाँ। यही पूछा था जी। हम्म। या कल स्टार्ट करने से पहले यदि कुछ और हो, कल की चर्चा से कोई कुछ और अपनी बात रखना चाहे तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए। कल की चर्चा से कुछ और कोई जिन्होंने कुछ सोचा हो, कुछ रखना चाहते हो। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ममता उदारता में जो यहाँ आ रहा है, प्रतिफल अपेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन तन मन धन अनपर। इस प्रतिफल अपेक्षा में क्या चीज है? वस्तु है, मूल्य है? यही प्रश्न था रेणु दीदी। हाँ जी भैया, मतलब क्या प्रतिफल की अपेक्षा है और क्या नहीं करनी है, कब करनी है और कब तक नहीं करनी है। हम्म, बताइए इस बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं। बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कोई बताएंगे कुछ? इसमें मानव दर्शन में ये जो 7 संबंध दिए हुए, उसमें माता पिता पुत्र पुत्री संबंध दिया हुआ है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उस पे आ जाएंगे। माता पिता के संबंध में पुत्र पुत्री के साथ मातृभाव में शरीर भाव प्रधान रहता है तथा पितृ संबंध में बौद्धिक विकास की भावना प्रधान रहता है। मूल रूप में माता पोषण प्रधान तथा पिता संरक्षण प्रधान स्पष्ट है। माता पिता की पहचान हर मानव संतान किया ही रहता है। शिशु काल की स्वस्थता का यह पहचान भी है। अतएव माता पिता जिन मूल्यों के साथ प्रस्तुत होते हैं वह ममता और वात्सल्य है। ममता मूल्य के रूप में, पोषण प्रधान क्रिया होने के रूप में या कर्तव्य होने के रूप में स्पष्ट है। इसलिए माँ की भूमिका ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में समझ में आती है। ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है तथा पिता वात्सल्य प्रधान ममता के रूप में समझ में आता है। अभिभावक संतान का अभ्युदय ही चाहते हैं, कुछ आयु के अनंतर इसका प्रमाण चाहते हैं। माता एवं पिता हर संतान से उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। यहां पर ये देखिए, ये प्रत्याशा वर्ड आया है, और उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। तो जो भी वो कर रहे होते हैं वो उसकी अवस्था के अनुरूप उससे प्रत्याशा रखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, सहसावस्था में केवल बालक का लालन पालन ही माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य एवं उद्देश्य होता है तथा इस कर्तव्य के निर्वाह के फलस्वरूप वह मात्र शिशु की मुस्कुराहट की ही अपेक्षा रखते हैं। यह है प्रतिफल उस अवस्था का। कैसा? हाँ भैया, सही। जब छोटा होता है बच्चा, वो अपन भी देखते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो प्रसन्न है या नहीं। उससे ज्यादा और कुछ अपेक्षा नहीं रखते, है कि नहीं? जी बिल्कुल। उससे ऊपर जब वो आता है कौमार्य अवस्था में, किंचित शिक्षा एवं भाषा का परिमार्जन चाहते हैं। जैसे अभी देखता हूं कि बच्ची मेरी जो है 3.5 साल की हो गई है। अब उसमें मुस्कुराहट के साथ साथ उसमें अब ये संस्कार पक्ष भी देखना चाहता हूं, उसकी भाषा अच्छी है कि नहीं है, ये भी मैं देखना शुरू कर रहा हूं। अब ये अपेक्षा उससे हो रही है। जब भी वो किसी हम्म। गलत शब्द बोलती है या कुछ बोलती है तो मैं उसको सुधारता हूं। हम्म। इसी अवस्था में आज्ञा पालन प्रवृत्ति, अनुशासन, सुचिता, संस्कृति का अनुकरण, परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा होती है। कौमार
अवस्था के अनंतर संतान में उत्पादन सहित उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं। तो जब कौमार अवस्था से युवावस्था में आ रहा है तो उसमें क्या अपेक्षा हो रही है? उत्पादन सहित उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं। सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता पाना चाहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता ब्रैकेट में गौरवता पाना चाहते हैं तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए तन मन धन से संतान की सेवा किया करते हैं। ठीक है। हाँ, ये बात। हम्म। तो यहाँ प्रतिफल के रूप में देखेंगे तो क्या है? शुरुआत में मुस्कुराहट है, बाद में उसके जो भी है शिक्षा भाषा का परिमार्जन है, फिर उसके बाद जाकर के क्या कृतज्ञता पाना चाहते हैं और सिर्फ एक इस अमूल्य निधि को पाने के लिए तन मन धन से संतान की सेवा किया करते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये अपेक्षा नहीं है जो प्रतिफल के रूप में कि भाई हमने पैसा जैसे पालन पोषण में पैसा खर्च किया है तो वो पैसा रिटर्न में आए, ऐसा नहीं। कृतज्ञता अभी भी आप हम लोग भी सोचें, जैसे जितने लोग भी हैं, क्या लगता है हम लोग क्या अपेक्षा रखते हैं बच्चे से, बताइए? हाँ, एक अच्छे व्यवहार की करते हैं बेसिकली। कृतज्ञता कि भाई हमने हम्म। जो मतलब किया है इसके प्रति वो कृतज्ञ हो। अब अभी कृतज्ञ क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमने उस तरीके से पालन पोषण किया ही नहीं, हम्म। इसलिए जी। कृतज्ञ भी नहीं दिखता। हम्म। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि की ही कामना रखते हैं। इन सब के मूल में कृतज्ञता की वांछा रहती है। जी। ठीक है। क्या ये प्रश्न का उत्तर हम्म। मिला क्या? जी। तो अपन यहाँ जो प्रतिफल अपेक्षा विहीन है, तो प्रतिफल में मतलब वस्तु नहीं आएगा। बिल्कुल, देखिए वही वस्तु की जी। अपेक्षा नहीं है। हाँ। जहां भी ममता उदारता कह रहे हैं वहां देने का ही भाव है। हम्म। तो प्रतिफल अपेक्षा क्या है? कि भाई उसके प्रति कृतज्ञता, मतलब जो हमने किया उसके प्रति जो है वो कृतज्ञ हो, जिसके लिए भी हमने किया, वो भी आयु उसकी अवस्था के अनुसार। हम्म। जैसे जब शिशु है उस समय हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि भाई वो हमारे साथ जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त करे, क्योंकि उसमें अभी उसकी पहचान नहीं हो सकती। हो सकता है हाँ, क्या उस दो वक्त साल वो, के बच्चे से हाँ, वो हम स्माइल ही करेगा, हाँ, खुश रहेगा, वही एक प्रतिफल हो गया एक तरीके से। देखिए ना, जैसे हमारे घर में कोई 1 साल का बच्चा है तो हम उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? हम्म। क्या हम उससे कृतज्ञता की अपेक्षा रखेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते उस वक्त। इवन आप देखेंगे जब तक बच्चा जो है पढ़ाई करता रहता है तब तक हम 15 साल 20 साल तब भी हम उससे कृतज्ञता की अपेक्षा नहीं रखते। हम करते ही हैं। हाँ, एक आयु के हम्म। बाद 25 साल 30 साल के बाद हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमने जो श्रम किया उस श्रम के प्रति वो कृतज्ञ है कि नहीं हमारे लिए। हम्म। हम्म। और अभी की स्थिति में देखेंगे तो माता पिता का जो श्रम है वो कुल मिलाकर के क्या है कि बच्चा जो है वो मतलब पैसे से समृद्ध हो जाए, भाव से समृद्ध हो, ऐसा तो प्रयास रहता नहीं, इस रूप में माता पिता का श्रम रहता नहीं। हम्म। तो वो सही है, इसलिए उस वो सीखे अर्थ भी नहीं। में माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाता। वो इतना ही कृतज्ञ हो पाता है कि माता पिता ने मुझे पैसा कमाने लायक बनाया है। तो हम हम्म। वही भौतिक चीज जो है हम उनको रिटर्न में दें, हम्म। इतना ही अपेक्षा रखता है ना, है कि नहीं? अभी जी। की स्थिति में देखें, मतलब हम सभी लोग जो भी हैं, जो भी बड़े होंगे बताएंगे कि हमने जो श्रम किया उसी का ही तो रिटर्न मिलता है। यदि हमने मूल्य प्रदान नहीं किया है तो हमारे में जो बच्चे हैं, बच्चे भी हमारे को मूल्य व्यक्त नहीं करते। तो जितने भी देखते हो, जैसे मैंने देखा कि हमारे साथ के दोस्त लोग जो बिहार से थे, बहुत सारे गरीब परिवार से थे, तो जब वो मतलब उनके माता पिता ने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया और एक अच्छे इनकम की जगह पे पहुंचा दिया, अब उनमें यही रहता है कि उनके सारे दुख को दूर कर दे। कैसे दुख को दूर कर दे? तो उनके लिए जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको प्रदान कर दे, इतना ही उसका अपेक्षा रहता है। मतलब बच्चे की अपेक्षा रहती है, मूल्यों की अपेक्षा नहीं रहती। हम्म। भी यही ना है समाज में। भी ज्यादातर जगह पर देखेंगे जो अच्छे समृद्ध मतलब परिवार माने जाते हैं,
वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं और वो विदेश में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। हम्म। ऐसा है कि नहीं? अभी तो अपने देश में ये दिखता ही है बहुत। और उसके बाद माता पिता परेशान होते हैं कि भाई हमने इतना श्रम किया और उसका हमको क्या रिटर्न मिला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, अभी तो यही निराशा के भाव है ना, कि इतना साल इनके लिए मेहनत करी। हाँ। तो फिर अब ये क्यों, अब बच्चे क्यों नहीं उनके साथ रहना चाहते, या उनके लिए मतलब जो धन की आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं कर रहे। इसका कारण नहीं, क्या? इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है भैया। हाँ बोलिए ना। बच्चे बच्चे बाहर चले गए, पेरेंट्स जो हैं अकेले हैं, और उनको जब लगता है कि अभी जरूरत थी तो बच्चे नहीं है, तब तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब समाज में 10 लोगों के बीच में बात करते हैं तो बहुत इसमें प्राइड फील करते हैं हम्म। कि जी हमारा बच्चा तो बाहर है। लेकिन दरअसल में देखा जाए, जब जरूरत है उस टाइम बच्चा साथ नहीं होता, उस टाइम वो अंदर तकलीफ बहुत रहती है। मतलब खुद ही में बहुत जबरदस्त कंट्राडिक्शन हम अपने आसपास कई लोगों में देखते हैं, जिनके बच्चे जो है बाहर हैं और पेरेंट्स अकेले हैं बिल्कुल। और टाइम टू टाइम जब बिल्कुल बहुत जरूरत है तब भी नहीं पहुंच पाते हैं, उस है टाइम ना? बहुत बुरा लगता है। तो अब बिल्कुल। उनमें खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत जबरदस्त। नहीं तो उसका कारण क्या है? क्यों नहीं बच्चा माता पिता के प्रति जो भी है वो कृतज्ञ क्यों नहीं हो पाया, मतलब उनके भाव पक्ष को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? क्योंकि माता पिता ने कभी भाव को लेकर के बच्चे का मार्गदर्शन नहीं किया, उसकी प्रधानता नहीं दिखाई। हमेशा उसको क्या है, प्रेशर में कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने लायक कैसे हो जाए, इसी का ही उस पर दबाव बनाया। तो अब उसमें ही खुद से स्वयं स्फूर्त विधि से उसकी अपेक्षा हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। उसी को तो प्रूव करने में लगा है ना। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो मतलब कुल मिला के ये हुआ कि माता पिता जब भाव के साथ में बच्चों के साथ में पेश आएंगे तो भाव उनको मिलेगा। बिल्कुल। और लेकिन अगर मूल्य मतलब वस्तु के हिसाब से अगर ज्यादा जीते हैं तो रिटर्न में वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भाव तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल। जी। यही है, देखेंगे तो अभी मतलब हमारे देश की स्थिति तो यही है। मतलब बाहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने देश में ये तो बहुत ज्यादा दिखता है। हम्म। मूल्य को हमने प्रधान नहीं माना, संबंध को प्रधान नहीं माना, भौतिकता को ज्यादा प्रधान माना, तो भौतिकता के आधार पर ही हमारा सारा निर्णय हो जाता है। पर भैया अब अगर मान लीजिए जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो तो हो गया जितना होना था, अब हम कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, मतलब एक तो अपने को भी समझना होगा कि भाई हमारी आवश्यकता क्या है। हम्म। पहले हमने हमारा भी तो जीने का अभ्यास इस तरीके से हो गया है कि हम भी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। हम्म। तो जैसे हमारी जीने की देखेंगे, अभी भी मैं देखता हूं कि शहरों से ज्यादा अच्छी स्थिति गांव में है। कम से कम शुद्ध हवा पानी गांव में ज्यादा दिखता है। हम्म। लेकिन गांव में उस तरीके का आपको शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिलता जहां से आपके बच्चे पढ़ करके पैसा कमाने लायक हो जाए। हम्म। देखेंगे तो यही हाँ। ना कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि आप हाँ। मतलब हम भी ये इस तरीके से कंफ्यूज रहते हैं कि गांव में चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे का क्या होगा? हमारे बच्चे वहां की शिक्षा से पढ़ के पैसा कमाने लायक नहीं होंगे। हम्म। और हम जिस शहर में रहते हैं और जो हम उसको बनाते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कोई एक छोटी शहर में रहता है, वहां से बच्चे को पढ़ाता है। अब उसने जो शिक्षा पाई उसके लायक जॉब वहां पर नहीं है, या जो जो पैसा वो चाहता है उसके लायक वो उस शहर में व्यवस्था नहीं है, तो उससे उससे उसको बाहर वाले शहर में जाना पड़ता है। ऐसे मान लेते हैं कि मुंबई दिल्ली पूना इस तरीके के सिटी में जाना पड़ता है। हम्म। जो वहां पर रह रहे हैं उससे ज्यादा सोचते हैं तो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ये तय नहीं है कि कितना चाहिए हम, हमारे घर की आवश्यकता कितनी है ये तय है क्या? हाँ भैया, ये तो तय नहीं है। बिना तय हुए हम कैसे उसके लिए हम व्यवस्था बनाएंगे? तो पहले तो जैसे अब अभी जितना भी है, देखेंगे तो अभी भी जीवन विद्या परिवार में ऐसे जितने लोग भी आए जुड़े, तो उन लोगों ने बैठ के पहले ये तय किया कि कितना हमारे को आवश्यकता है। यदि वो लगता है तो वो शिफ्ट होते ही है।
जैसे कई लोग देखेंगे रायपुर के आसपास जो है, मतलब उन लोगों ने अपना घर बना लिया, जैसे रायपुर में अछोटी के पास कई लोगों ने बनाया है, उसी तरीके से गुजरात में भी दिख रहा है। तो कई लोग साहस कर रहे हैं ना। हाँ भैया, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और इफ आई एम द अर्निंग पर्सन, तो मैं तो मान लूं कि भाई मैं तो इतना ही अर्न करना चाहती हूँ, पर मेरे बच्चे ना एग्री करें, फिर मतलब ये बेसिकली तो उनको उस पॉइंट पे लाने की जरूरत है ना कि जीना कैसे है। वही तो, पहले तो अभी, अब जब आप कह रहे हैं जब परिवार में सभी लोग एक दर्शन से सहमत नहीं, एक तरीके की लाइफ स्टाइल से सहमत नहीं है, हम्म। तो पहले तो वहां पर संबंध निर्वाह करना पड़ेगा, पहले तो मूल्य का हम्म। निर्वाह करना पड़ेगा, और उनके साथ पहले एक जो कहे ना, मूल्य के निर्वाह के साथ संवाद की स्थिति आनी पड़ेगी। हम्म। और जब वो संवाद की स्थिति आ जाएगी तब हम मिलकर के एक कॉमन निर्णय ले सकते हैं। जी। हाँ। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर दे सकता हूँ कि अछोटी में, अब विद्या संस्थान में एक चंद्रशेखर भैया का परिवार है, तो वहां उनके माता पिता भाई सब लोग वहां पर हो गए, तो सभी लोगों के साथ जो संवाद हुआ, तब तो वहां पर सब लोग एक योजना के तहत आए हैं। हम्म। हम्म। तो वैसी स्थिति जब तक नहीं बनती है तब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम धैर्य पूर्वक, धीरता इसी को कह रहे हैं ना, कि स्वयं जी। में एक बेसिकली एक मूल्य के रूप में उनके साथ निर्वाह करते रहेंगे। हम्म। अभी क्या हुआ, जैसे हमने सुना, है ना, और हमको अच्छा लगा, अब हम दूसरे पर दबाव बनाने लगते हैं। वो दबाव किसी को स्वीकार होता नहीं है, हम्म। क्योंकि आपके जीने में वो श्रेष्ठता नहीं देख पा रहे हैं। हम्म। जीने में श्रेष्ठता दिखता है, जीने में श्रेष्ठता का मतलब क्या हुआ, मूल्यों का निर्वाह, यही ना हुआ। हम्म। तो मूल्यों के निर्वाह होता है तो फिर वो उसको कम्युनिकेट होता ही है। हाँ, अब बच्चे छोटे नहीं है, बड़े हो गए, तो हमको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, मतलब उसको एक्सप्रेस करने में, और वो इसको समझ पाए या एक्सेप्ट कर पाए उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। एज कंपेयर टू जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वो तुरंत ही समझ भी जाते हैं, महसूस भी कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वही बात है ना कि मतलब कि जब तक हमारी एक पुरानी, हम कुछ क्या कहते हैं कि जिए हुए हैं, उस जीने से हमारी एक वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति से हम सडनली यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम्म। आपके साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हम्म। इसमें मुझे जो लगता है कि जो सबसे पहला काम किया सकता है, वो पहला तो काम कर सकता है, मूल्यों का अभ्यास तो किया ही जा सकता है, कि मूल्यों का अभ्यास सबसे पहला जो है परिवार में ही होता हम्म। है ना। हाँ जी भैया। ठीक है। जी। अच्छा, एक और प्रश्न क्या आया है, उदारता शिष्ट मूल्य में अपेक्षा रहित का तात्पर्य क्या है, कहाँ लिखा हुआ है हाँ अपेक्षा। वही भैया, ये उदारता में जो प्रतिफल अपेक्षा विहीन जो है, हाँ हाँ, वो उससे क्या मतलब है, वो यही सवाल है जो अभी आपने जवाब दिया ना। वही वही, यही। मतलब हाँ। जैसे आप में ममता का भाव है तो आप में देने की प्रवृत्ति होती है, लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। हाँ, तो लेने का मतलब भाव से नहीं है, लेने का हाँ, मतलब यहाँ पे वस्तु से ही है। बिल्कुल। वो अपेक्षा किस या चीज एक की है? स्टेज पे तो आप वस्तु भी तो लोगे ना उनसे। वो देखिए लेंगे, वो तो बेसिकली वो व्यवस्थागत है ही, वस्तु लेना नहीं है, वो एक व्यवस्था है कि हम्म। क्या है कि जब बच्चा छोटा था, बच्चा जब छोटा था तब वो खुद से पोषण नहीं कर सकता था, तो उसका पोषण हम्म। कौन करते हैं, माता पिता करते हैं। हम्म। और क्या होता है जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, हम्म। तब उस समय माँ बाप जो है खुद अपने शरीर की देखभाल नहीं कर पाते, हम्म। है ना। तो उस समय जो है प्राकृतिक विधि से कि जैसा सेवा लिया वैसा सेवा दिया, तो हम्म। सेवा में मूल बात जो है वो मूल्यों की है। हम्म। मूल बात है मूल्यों सहित कर्तव्यदायित्व। यदि मूल्य गौण है, सिर्फ कर्तव्यदायित्व है, तो वो सेवा नहीं हुआ। हम्म। मूल्य सहित कर्तव्यदायित्व, ठीक है। जी।
और भाव पहले भी हैं और भाव बाद में भी हैं। मतलब भाव तो जैसे बच्चा छोटा है तो भी माँ बाप जैसे बताया ना कि शिशु काल में एक मुस्कुराहट ही काफी होती है, फिर बाद में मतलब कृतज्ञता और गौरवता का भाव रहेगा, और जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो सम्मान के भाव की अपेक्षा रहेगी ही। वो तो मतलब व्यवस्थागति है कि ये भाव तो बराबर रहेंगे ही, बिल्कुल। जैसे ये कोई भाव की माँ बाप, अपेक्षा रहेगी मतलब बराबर। हाँ, कोई माँ बाप अपने बच्ची का पालन पोषण ऐसे करते हैं क्या? अभी की स्थिति में भी देख लिए कि मैंने उसके पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च किया है ना, ये सब जोड़ करके रखते हैं कि बाद में हमको वो वापस दे। ऐसी अपेक्षा रहती है क्या किसी माँ बाप की? हाँ, लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी भैया मतलब कॉमनली अगर सुनते हैं तो जो बेटे की चाह होती है उसके पीछे रीजन तो यही होता है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। भले ही उसको इसकी इम्प्लीकेशन मतलब ये चाहे पता हो या नहीं हो कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक सॉर्ट ऑफ अपेक्षा के रूप में एक कॉमनली एक ये ट्रेंड है अपने यहाँ पे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया और इधर पूरे जगह में जो मेल डोमिनेंस का जो रीजन है वो बेसिकली कहीं तो ये है ही कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। नहीं, एक चीज उसमें थोड़ा सा और गौर से देखते हैं। जैसे अभी अपने यहाँ भी देखते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है तो उस जब उसको सेवा कर रहे होते हैं तो उस समय ये ध्यान में रहता है क्या, इसकी सेवा इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरा बुढ़ापा में सेवा करेगा? ऐसा सोच करके सेवा होता है क्या? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता है। क्या लगता है? बच्चा है वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और एक एक अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम भाव है, ममता भाव है, वो एक वो नेचुरल होता है उसमें। मतलब ये आगे क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, वहां तक तो सोच उस समय तो नहीं जाती। है ना। हाँ, उस इसी समय तो नहीं जाती भैया। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन करके तो बच्चे का पोषण नहीं हो सकता ना। फिर नहीं, ये तो बात तो है, कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, ना ही ऐसा मन में आता है। हाँ, ये कब होता है? जब माँ बाप वृद्ध होते हैं तब उस समय ये अपेक्षा आती है कि अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। उस समय अपेक्षा रहती है कि अब हमारे शरीर का देखभाल हमारा बच्चा करे। बच्चे की हम्म। देखभाल के समय ये अपेक्षा नहीं रहती है कि हम बूढ़े होंगे तब हमारी सेवा करें। जब बूढ़े होते हैं तब ये अपेक्षा रहती है। हाँ, अदरवाइज तब तक तो चलता ही रहता है। तो वो अपेक्षा बेसिकली, वो मतलब वो जो अपेक्षा शुरुआत में जब ममता के साथ जब उस बच्चे का पोषण हो रहा है, क्या उसकी अपेक्षा थी क्या? उस वक्त तो नहीं होती। नहीं थी। क्योंकि यदि उस तरह की अपेक्षा हो गई तब तो ये बिजनेस हो गया। हम्म। इवन आप उसको छोड़ दीजिए, मानव को छोड़ दीजिए, जानवरों में भी नहीं दिखता है। हम्म। जानवरों में दिखता है, देखिए ना, माँ पोषण करती ही है अपने बच्चे का, और वो बच्चा बड़ा होकर के कहीं और चला जाता है। हम्म। होता है कि नहीं होता? जानवरों में देखे तो जी। वहां भी प्रतिफल अपेक्षा नहीं है। मतलब ममता जो है, ये उदारता आपको सूक्ष्म रूप में वो जानवरों में भी दिख जाता है। जी भैया। ठीक है। भैया मेरी फ्रेंड है कौशल, ग्रुप में, वो पूछना चाह रही थी आपसे। कौशल, तुम ही माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते सभी को। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं सुन रही हूँ काफी देर से, ये मेरा प्रश्न था, क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मेरे में ये गैप है एक थोड़ा सा, मैं देख पा रही थी उस गैप को, इसलिए मुझे पूछना था ये प्रश्न कि अपन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है हम उल्टा डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे की अपेक्षाएं हमारे लिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं उससे क्या अपेक्षा रखूंगी, अगर मैंने उससे सम्मान की अपेक्षा रखी तो वो गैप है क्या उस मूल्य में? देखिए, इसको फिर से यहाँ पढ़ते हैं। जी। ये पूरा पैराग्राफ देखेंगे ना, इसमें जी। पूरा का पूरा जो है वो दिखता है। जी, मैं थोड़ी लेट हो गई थी, मैं इसको पढ़ूंगी फिर। इसको फिर से पढ़ लेते हैं ना अपन, क्योंकि महत्वपूर्ण है। जी। माता एवं पिता हर संतान से उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। जी। उदाहरणार्थ, शैशवावस्था में केवल बालक का लालन पालन ही माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य एवं उद्देश्य होता है, तथा इस कर्तव्य के निर्वाह के फलस्वरूप वह मात्र शिशु की मुस्कुराहट की ही अपेक्षा रखते हैं।
ये तो अभी भी दिखता है, भ्रमित अवस्था में, भ्रमित मानव परंपरा में भी ये बिल्कुल दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। माता पिता का एकमात्र उद्देश्य होता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, उसका लालन पोषण अच्छे से हो। जी और उसमें वो क्या दिखता है, बच्चा मुस्कुराता है, इतने से ही उसको तृप्ति होती है। जी देखिए कितना कठिन काम है। मतलब मैं भी, मेरे यहाँ भी अभी बच्ची 3.5 साल की हो गई, छोटे में वो बच्ची कितनी बार जो है बेड पर सुसु पोटी सब कुछ करती है, जी और उसके बाद भी हम लोग सब लोग मिलकर के पूरी रात भर उसकी सेवा करते हैं, जी है ना? और क्या उस समय कोई अपेक्षा रहती है कि भाई मैं इतना बिल्कुल कर नहीं, ये रहा हूँ? बहुत सहज है, ये सहज है। इतने में बस है, वो मुस्कुराती है, उतने से ही हमारा हाँ लगता है कि जो भी हमने सेवा किया वो पूरा हुआ, उसका जी फल मिल गया, है ना? अब जी यही इसी चीज को समझे कि अब ये देखेंगे जिसको अपनत्व, जैसे यहां पर बोला ना, अपनत्व की पराकाष्ठा, अपनत्व की पराकाष्ठा, क्या जी आप जैसे अभी देखें, क्या हम किसी दूसरे के बच्चे का इस तरीके से सेवा कर पाते हैं क्या? हाँ, नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। हर जी, माँ बाप अपने बच्चे की ही उस अपने तरीके बच्चे से की ही सेवा कर करते हैं। पाते हैं। बिल्कुल तो ये जो अपनत्व की पराकाष्ठा बोल रहे हैं, उसी के अर्थ में जिसके प्रति अपनत्व का भाव आया, उसी के साथ आप ये ममता भाव के साथ उदारता प्रकट कर सकते हैं, जी जी है ना? अब वो जरूरी नहीं हम्म है, हो सकता है कि आपने, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जिसको जन्म नहीं दिया, कई लोग गोद लेते हैं बच्चों को, जी तो जैसे ही गोद लिया उसमें हुआ क्या, अपनत्व तो आ गया, उसके साथ भी उसी भाव से करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये नहीं है। जैसे देखिए इसका दूसरा परिभाषा, स्वयं की प्रतिरूपता की स्वीकृति, जी मतलब जिसको हमने जन्म दिया, जैसे जी जानवरों में भी दिखता है, बिल्कुल तो वो प्रतिरूपता की स्वीकृति हो सकता है कि हमारे शरीर से जन्मा हो, या फिर आपने कहीं से लिया हो तो भी आपने उसको अपना वैसा ही मान लिया, वैसा ही हाँ अपना। जी, वैसे ही अपनत्व देखते आने हैं। के साथ ही ये उदारता आती है, और उस अवस्था में जब बच्चा छोटा होता है, उस समय सिर्फ यही अपेक्षा रहती है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे वो मुस्कुराता रहे, हम्म प्रसन्न रहे। उस जी समय उससे कोई अपेक्षा नहीं रहती है कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं और वो बड़ा होकर के ये सब याद रखेगा। क्या ऐसा सोच करके हम सेवा करते हैं क्या? जी नहीं कुछ नहीं, कि वो हमको रिटर्न देगा, हमारे बुढ़ापे में हमारा ऐसा ही सेवा करेगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रहती। जी वो मुस्कुराता है ना, हम जी उसमें और मतलब एनर्जेटिक हो जाते हैं, हम और अच्छे से जी सेवा करते हैं, सिर्फ उसकी एक मुस्कुराहट से ही हमको लगता है कि सारा थकान दूर हो गया। जी तो यहां पर पर मेरा देखेंगे उस अवस्था में जो जो प्रतिफल है वो जी मुस्कुराहट ही है। बिल्कुल उसके आगे जब वो कौमार अवस्था में आ रहा है, तब उसमें हम्म शिक्षा और भाषा का परिमार्जन चाहते हैं, जी आज्ञा पालन प्रवृत्ति चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं, सुचिता संस्कृति का अनुकरण चाहते हैं। जी और उसके बाद जब वो कौमार अवस्था में आता है तो हम उसमें अपेक्षा करते हैं कि वो स्वावलंबी हो, उत्पादन सहित उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं, जी मतलब वो समाधान संपन्न हो, स्वावलंबी हो, जी स्वयं में समाधान संपन्न हो, स्वावलंबी हो। अभी भी जी देखेंगे ना कि कई बार हम जो अपने बच्चे के लिए मतलब प्रयास करते हैं, उसमें इतना चाहते हैं कि बच्चा ऐसा हो जाए कि उसको कोई दुख ना हो। कई माता पिता ऐसे बिल्कुल हैं बिल्कुल कि बच्चे को दुख ना हो, जी उसके लिए स्वयं बहुत दुख झेलते हैं, झेलते हैं। जी और जिंदगी भर झेलते हैं, लेकिन उनको कभी कष्ट नहीं होता, उनको सिर्फ इस बात की प्रसन्नता रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो दुखी ना हो। एग्जैक्टली जी मतलब कितनी बड़ी बात है, मैं ऐसे जी बहुत सारे माता पिता को देखा हूं जो मतलब अ, पूरी एकदम, जैसे अपना हो सकता था पैसे के लिए जो भी चीजें हैं, वो अपनी कोई भी चीज शौक को पूरा ना करके बच्चे के लिए आगे मतलब भविष्य अच्छा हो करते हैं। उसके लिए पूरा जी लगाते हैं। करते हैं। और जी उसके आगे बस उनको इतनी ही प्रसन्नता होती है कि वो मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, स्वावलंबी हो गया, पैसा कमाएगा, जी है ना? तो ये जो अलग अलग अवस्थाओं में भी आप बोल रहे हैं कि ये अपेक्षाएं माता पिता को रहती है बच्चे से, तो ये मतलब स्वाभाविक अपेक्षाएं हैं, ये तो हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे देखेंगे। ही जब बच्चे स्वावलंबी हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, उसके बाद ये अपेक्षा रहती है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। बच्चा कभी आपसे अपशब्द में ना बात करे, ये रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये जो आपकी अपेक्षा है, ये अपेक्षा भी सही है क्या? ये देखिए ना, सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता पाना चाहते हैं,
तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए तन मन व धन से संतान की सेवा किया करते हैं। जी, ये अपेक्षा है ही, ये स्वाभाविक है, मतलब बिल्कुल। इसमें कोई देखिए, गैप नहीं है ना उदारता में। नहीं, जी, लेकिन बस यहाँ मुझे लिखा यही हुआ पता दर्शन, करना था, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि मैं अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रिस्पेक्ट करेंगे मेरी। अगर कभी कोई अपशब्द निकलता है तो वो दुख देता है, तो मुझे लगा ये उदारता में कहीं ना कहीं गैप है। मैं उतनी उदार नहीं हूँ शायद, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संतान जी के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि की ही कामना रखते हैं। इन सब के मूल में कृतज्ञता की वांछा रहती है। जो जी संतान माता पिता एवं गुरु के कृतज्ञ नहीं होते हैं, उनका कृतज्ञ होना अनिवार्य है, जिससे वह स्वयं क्लेश परंपरा को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी क्लेशित करते हैं। जी जी, ये मैंने पढ़ा नहीं था, धन्यवाद, आपने बिल्कुल बहुत ही क्लियर कर दिया इस बात को मेरे जहन से, क्योंकि मुझे अभी तक यही एक ग्लानि सी थी कि मेरी उदारता में कमी है कहीं, मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है। धन्यवाद भैया, उसमें थैंक यू। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि हम कृतज्ञता मतलब चाहते हैं, लेकिन उसमें ये भी अपने को देखना पड़ेगा कि उस कृतज्ञता का रोपण हमने किया है कि नहीं किया है बच्चे में, उस भाव का उसमें पहचान के लिए हमने श्रम किया है या नहीं किया है। जी जी जी, एब्सोल्युटली, वो तो देखना हाँ, ही है, वो बिल्कुल है तो ना। देखना ही है। तो जी हमने बच्चे के पालन पोषण में इस चीज का रोपण किया है, तभी तो वो कृतज्ञ होगा। यदि जी रोपण नहीं किया है तो कृतज्ञ नहीं होगा। जी अभी अभी ज्यादातर माता पिताओं का दुख होता है कि कृतज्ञ नहीं है, क्योंकि सारा जो रोपण किया उन्होंने मतलब भौतिकवादी सोच उस पर डाला है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा वो कमा पाए। तो वो आगे बढ़ने के बाद जो है वो सारा कुछ वो पैसे कमाने की ही दृष्टि से सोचता जी, है ना। तो सही। इस तरीके की मूवियां बहुत हिट होती है, बागबान कुछ याद है, अमिताभ बच्चन की जी कोई मूवी थी, वहां जी पर जी बच्चों जी, के लिए इतना किया बिल्कुल। उन्होंने, बाद में बच्चे जो है हाँ रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की मूवियां देखिए जहां से मतलब इतने परिवार उस दुख को झेल रहे हैं, उस दुख को हाँ, बना वहां दिया तो बहुत कि एक्सट्रीम होता है भैया, बहुत हम्म, एक्सट्रीम होता है वहां तो। पर मैं तो जैसे भाई, कभी कभी ऐसा हो सकता है, भले हमने बहुत संस्कार दिए होंगे बच्चे को और वो कृतज्ञ भी होते हैं हमारे लिए, पर कभी कोई चीज छोटी मोटी भी अगर डिसरिस्पेक्ट अगर नजर आ जाती है ना फेस पे, तो उससे भी दुख हो जाता है। है ना। देखिए अभी की स्थिति में तो ये जो बात कर रहे हैं ये तो बेसिकली मानव परंपरा के अर्थ में ये सार्थक है। अब अभी की व्यवस्था में तो वो जो आप बोल रहे हैं ये सब होगा ही होगा। जी, पर उस पे काम तो किया जा सकता है ना, अपन बिल- मतलब अपन खुद ये बात समझ सकते हैं ना कि बिल्कुल हमको बिल्कुल। एज ए पेरेंट्स हमको ये नहीं करना है, इतनी छोटी बात पे हमको ये नहीं सोच लेना है कि उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया। ये सोचिए ना, अभी देखिए जी जब बच्चा छोटा रहता है उस समय भी वो कुछ ऐसा करता है, लेकिन उस समय हमको कभी ये हाँ, भाव नहीं सब होता है कि उसने बिल्कुल मेरा नहीं, सब अपमान किया। स्वीकार होता है हमको, सब स्वीकार होता है, सारी गलतियां उसकी स्वीकार होती हैं। सब एक स्वीकार होती हैं। अब हम एक आयु के बाद जो है उसको समझदार मान लेते हैं। जी यही ना गलती है, एक आयु के बाद हम मान लेते हैं कि अब वो जो कर हाँ रहा है जानबूझ के कर रहा है, और एक आयु से पहले जी जो है वो नासमझ है, इसलिए उससे गलतियां हो जा रही हैं। जी इतना ही तो डिफरेंस है, क्या जी, घटना इतना तो सही देखिए वैसी डिफरेंस ही है, रहती है। हाँ बिल्कुल। तो एक आयु से पहले हम मानते हैं कि वो नासमझ है, तो जी, अपन नासमझ सब स्वीकार होकर है, के यदि कोई गलत करे तो हमको कष्ट नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन यदि वो समझदार है तब वो कर रहा है, तो तब वो हमारी करता है तो अपने मूल्यांकन को में बुरा दोष है ना कि लगता हमने उसको समझदार मान लिया। है। जी 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 हम आयु के हिसाब से समझदार और नासमझ मानते हैं, जी बिल्कुल। है ना। जबकि समझदारी जो है वो अलग ही चीज है, वो आया नहीं है। जी पैसा जी कमा लेना ये समझदारी नहीं है। जी ठीक है। जी, अभी थैंक यू हम सो लोग मच, थैंक यू हाँ, अभी भैया, पढ़ाई आपने लिखाई काफी कर कुछ लिए, क्लियर किया है। हाँ बीटेक कर लिए, पैसा कमाने लगा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मतलब वो समझदार हो गया। जी ये हमारे में एक मान्यता बैठ जाती है। जी अब जी वो कुछ जी, भी करेगा इसका मतलब वो जानबूझ के कर रहा है, उससे पहले तक तो उसकी सारी गलतियां माफ। इसीलिए हमको दुख हो जाता है। बिल्कुल मैं तो अपना गैप देख रही हूँ भैया, मैं बच्चों की वो नहीं देख रही कि उनमें क्या है, मैं तो अभी अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। वही अपने तो अधिकार क्षेत्र में भी है सबसे पहले जी तो। जी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू रेनू। बढ़िया। तो आगे बढ़े, और इस पे कोई और कुछ अपनी बात रखना चाहे। हाँ जी, क्या अधिकार क्षेत्र में आप क्या बोले? मतलब
जो सुधार करना है, जो अपने में परिमार्जन करना है, वो आप अपने में परिमार्जन करने का अधिकार आपको है। दूसरे में परिमार्जन करने का अधिकार है क्या? बलपूर्वक उसमें परिमार्जन के लिए आप उसको बाध्य कर सकते हैं। बरोबर। जैसे समझदार होना है, आपको लगता है कि हमको समझना है ना, तो ये समझने का जो दायित्व है वो आपका अपने लिए, कि दूसरे को बलपूर्वक आप समझने के लिए बाध्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही हमारे अधिकार क्षेत्र में, यही मैं बोलना चाह रहा ओके, थैंक यू। हूं। और बताइए बाकी लोग, क्योंकि ये तो घर घर की समस्या है और इस पे हम सब लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि ये हम आए दिन इस सब चीजों पे समस्या को झेलते ही रहते हैं। हाँ भैया, आपने जो आखिरी वाला बताया, अपना अधिकार क्षेत्र में खुद का निरीक्षण करना पड़ेगा, और हम क्या कर रहे हैं वो ठीक होने से बच्चों में जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले छोटा उदाहरण है, बच्ची को माँ पूछ रहे थे कि पापा का देखभाल करना, तो उसने भी पूछ लिया कि आप लोग जैसे करते हैं उतना तो नहीं करते। पापा मम्मी किसी का भी हेल्थ खराब हुआ तो आप तो उतना ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ से फोन में कुछ बात कर लेते हैं, तो उतना तो नहीं करते। तो बच्चे जो है वो सब कुछ देखते हैं, और वो न्याय और सत्य में जो, मतलब न्याय और सत्य वाली बात वो करते हैं। उनको सब दिखता है कौन सा सही है कौन सा गलत, और वही छाप उनमें पड़ता है। फिर आगे वो बच्चे उसको सुधार के चलें तो अच्छा है, नहीं तो वही छाप उनमें पड़ जाए जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे खुद का अगर बहुत सुधार होगा तो बच्चों में जाएगा, तो बच्चों में, हाँ भी उतना कहूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बच्चे में जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा आचरण होता है ट्रांसफर। तो हम जिस तरीके से आचरण करते हैं, बच्चा भी मोरलेस उसी को ही स्वीकारने लगता है। तो मतलब यदि बच्चे में कृतज्ञता नहीं आरोपित हो पा रही है, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं हम भी कृतज्ञता का वहन नहीं कर रहे है ना। तो ये बेसिकली इसलिए कहते हैं कि वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। वातावरण में सबसे पहला देखेंगे तो परिवार ही सबसे पहला वातावरण होता है, उसके बाद जो है समाज होता है। ठीक है, बढ़िया। और कुछ कोई बोलना चाहेंगे? एक भैया आपने समझदारी वाली बात जो कही है बहुत बढ़िया लगी, कि उम्र के साथ समझदारी नहीं है। हम समझ लेते हैं कि इस उम्र का हो गया, अब समझदारी आ गई तो उसका जो व्यवहार है या जो मूल्यों का निर्वाह करेगा वो सही करेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, समझदारी की परिभाषा समझनी होगी हमें कि समझदारी का मतलब क्या है, और वो ऐसे उम्र के साथ तो नहीं आती है। और पहले बिल्कुल सही बात, अधिकार क्षेत्र में तो हमारे अपने हैं जो उसी में ही कर सकते हैं हम अपनी समझदारी में इजाफा। दूसरे के लिए सिर्फ एनवायरनमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम सही एनवायरनमेंट दे देंगे अपने समझदारी पे काम करते हुए, तो मुझे लगता है बच्चों में भी समझदारी धीरे धीरे आनी शुरू होगी। और वो जैसे जो मूल्यों का निर्वाह हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मूल्य जो है वो बच्चे भी समझेंगे। तो ये समझदारी की जो परिभाषा है इसको देखना है सही सही से। ये बिल्कुल बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात। क्योंकि देखिए हम लोगों का अभ्यास क्या है ना, ज्यादातर हम बाहर की ओर ज्यादा चले जाते हैं। तो जैसे कोई भी समस्या हुई, उस समस्या के मूल में हम बाहर ही फोकस हो जाते हैं। तो हम बाहर वाले को समस्या का कारण मान लेते हैं, फिर समस्या का कारण वो है तो उसी में ही सुधार के लिए लग जाते हैं। हमारे स्वयं की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। भैया दूसरा अगर ध्यान दिलवा भी देता है तो कई बार वो बहुत बुरा लग जाता है। बिल्कुल बल्कि ये होना चाहिए कि दूसरे ने ध्यान दिला दिया तो हमें ये, मुझे लगता है कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने ध्यान दिलाया। मैं आज की बात है या कल की बात है, कोई बात मेरे बेटे के साथ हो रही थी
तो मेरा बेटा बड़ा है, 33 इयर्स का है, और जो भी वो बात करता है उसमें मतलब दम होता है और बहुत लॉजिकल करता है, और उसके सामने कई बार हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं कि भाई तेरे आगे लॉजिक मेरे और है नहीं कोई। तो मैंने कुछ ऐसे ही आज कह दिया, और उसने मुझसे कहा कि ये जो सरकाजम है ना आपका, इस पे काम करो, क्योंकि आप बहुत सरकाजम फेंकते हो, और जब से मैं छोटा हूँ तब से देख रहा हूँ। मम्मा प्लीज अपने सरकाजम पे काम करो। तो मतलब अगर मैं इसको लेके बैठूं तो मैं तो नाराज हो जाऊंगी शायद, बट मुझे लगा अगर उसको इतनी, और वो मुझे पहले भी कह चुका है, शायद मेरा ध्यान गया भी है, मैंने इस पे थोड़ा अपने पे काम किया भी है, बट पता नहीं क्यों फिर वो कभी कभी वो पता नहीं कैसे निकल आता है या क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने बोला तो मुझे फिर ध्यान गया कि हाँ, फिर आज मैंने वही काम किया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई पॉइंट आउट करता भी है तो वो हमारी उसके लिए है। मेरे पास बच्चा है, अब मैं इसके आगे कुछ बात नहीं कर पाऊंगी, माइक में छेड़ रही है। नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। हम सभी लोगों में दोष है, ये हम सभी लोगों में, ये जो बेसिकली हमारा, यदि कोई हमारा ध्यान दिला रहा है हमारे दोस्त की ओर, तो हम उसको मतलब ईमानदारी से ना लेकर के हम उसको अपने स्वयं पर ले लेते हैं, अहंकार पे, कि मतलब ये जो है हमारा अपमान हो गया। ये हम सभी लोगों में दोष है, इसलिए तो कह रहे हैं कि मतलब देखेंगे बुद्धि तक उसको अहंकार कह रहे हैं। इस नियम को समझना पड़ेगा कि वो जो खराब लग रहा है वो प्राकृतिक विधि से वो होगा ही, क्योंकि अनुभव से पहले जो ये दोष है, अधिमूल्यन दोष, अवमूल्यन दोष, ये सब दोष रहता ही है। हम उसमें बहुत प्रयास कर सकते हैं कि देखो आगे आप इससे बचे, लेकिन वो प्रभाव तो करता ही है। उसके मूल में ये है कि देखेंगे तो हर आदमी को सम्मान का भाव ही स्वीकार है, अपमान किसी को स्वीकार नहीं है। क्या कहें, यदि सभी लोग यदि देखें, किसी को भी मतलब अपमान का भाव स्वीकार है क्या, जितने लोग अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं? भैया बात तो यहीं आके अड़ जाती है ना कि वो अपमान महसूस होता है, और वो बच्चे ये कह रहे थे अब तो आप ही के ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। अरे लेकिन अपमान से तो नहीं होएगा। अब वही, अब वो अपमान हुआ या नहीं हुआ वो तो हमारी अपनी सोच पर है ना। ये डायलॉग भी टिका देते हैं। आप अपमानित महसूस कर रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, जिस समय डायलॉग उसके सही साथ नहीं होगा है। ना, वो उसको आप भी यही डायलॉग चिपकाते होंगे। नहीं, मैंने नहीं चिपकाया, मेरे तो बंद हो गए सारे। अब तो उधर से ही आते हैं। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है, इस पे अपने लोग को चर्चा करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम लोग इन सब चीजों से हो ही रहे होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, कि हमने अपने चित्रण में कुछ माना हुआ होता है, दूसरे से कुछ व्यवहार की अपेक्षा की हुई रहती है, किसी तरीके के भाव, भंगिमा, भाषा, ऐसा ही वो मेरे साथ निर्वाह करेगा, ऐसे ही मूल्य का निर्वाह करेगा, और उससे अन्यथा करता है तो हमारे को स्वीकार ही नहीं होता है। जैसे अपन देख ले, छोटे बच्चे को ही देख ले, तो हम मानते हैं कि छोटा बच्चा जब भी हमको जवाब दे वो शांत भाषा में दे। हमने बच्चे को कुछ कहा, उसने क्रोधित होकर वापस कह दिया, आपको लगता है कि अपमान हो गया। आप क्रोधित होकर कह सकते हैं, लेकिन पलट के उसने क्रोधित होकर कह दिया तो आपको लगता है कि आपका अपमान हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप क्रोधित होकर कह रहे हैं, उससे उसको अपमान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कभी हम नहीं जांचते। सही है भैया। ऐसा है कि नहीं? अभी देखिए ना, मैं तो इसको झेल ही रहा हूं। जैसे मैं भी देखता हूं, तो ईमानदारी से बोलूं कि अपने परिवार में ही, जैसे मैं हूं, मतलब वाइफ के साथ कभी कभी क्या होता है, मैं गुस्से में बोल देता हूं, और यदि वो रिटर्न में वो गुस्से में बोलती है, तो उससे मेरे को लगता है कि यार मेरा अपमान हो गया, जबकि मैंने गुस्से में कहा, उससे उसको अपमानित किया, ये कभी मेरा ध्यान नहीं जा। सही में। तो कुल मिलाकर के इन सब से बचने का जो एक उपाय मुझे लगता है, स्वयं में श्रेष्ठता की स्वीकृति, स्वयं में मूल्यांकन करना होगा, क्या मैं सही में श्रेष्ठ हूं या नहीं। अपनी श्रेष्ठता का पता नहीं है ना, हम एक अपने आप को माने हुए हैं, और उससे अन्यथा हमारा कोई यदि मूल्यांकन कर देता है या हमारे साथ व्यवहार करता है, तो हमको खराब लग जाता है, हमको लगता है अपमान हो गया हमारा।
है कि नहीं? जी। भैया अगर अपना मूल्यांकन कर लिया मैंने, तो उसका उसके प्रति मनन कैसे करेंगे? मान लीजिए उदारता के प्रति मुझे मनन करना है, तो उसके प्रति फोर्सफुली कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, मनन के लिए ना पहले तो मनन क्या चीज है उसको समझना होगा, है ना? तब वो होगा कि भाई उसकी मतलब हम वो करेंगे कैसे, है ना? जी। तो देखिए, पहले मनन होने के लिए आपकी आवश्यकता बननी पड़ेगी। जैसे इसी चीज को कर लेते हैं एक एग्जांपल में, जैसे हमको लगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया, है ना? तो उसमें कई बार क्या होगा, हमारे चित्त वृत्तियों में प्रतिशोध जैसा भाव चलने लगेगा। हम उसके बारे में नेगेटिव विचार करने लगेंगे। जनरली यही होता है कि नहीं होता है? जी भैया। नेगेटिव विचार चला गया और उसके जितने पॉजिटिव पहले लगते थे ना वो सब भी नेगेटिव लगने लगेंगे, है ना? उसकी जगह यदि हमारा ध्यान इस ओर जाए कि भाई हमको स्वयं में श्रेष्ठ होना है, स्वयं में श्रेष्ठ होना है, और मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, उसका कारण क्या है और कैसे होगा, इस नियम को खोजने जाते हैं, तब तो हमारा मनन होगा। वरना मनन कहाँ होता है? मनन की जगह हमारा सिर्फ जो है छिद्रान्वेषण होता है। क्या है भैया ये वर्ड, इस शब्द का? छिद्रान्वेषण का मतलब दूसरे में छेद, दूसरे में कमियां देखना। अच्छा। जैसे इसने मेरे को अपमान किया, किसी ने, मान लीजिए आपके मित्र ने किसी ने अपमान कर दिया, अब आप क्या देखेंगे? पूरे समय उसकी गलतियां ढूंढने में लगे रहे। जी। यही होता है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो आप पूरे समय उसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं। क्या इससे मतलब आप में श्रेष्ठता स्थापित हो जाएगी? वो लगता है पिछले वाली मान्यताओं से वैसे ही वही वही शुरू हो जाती है, निरंतरता रहती है उसी मान्यताओं का जो पहले है मेरे अंदर। इतना ही होता है कि उसने मेरे को अपमानित किया तो मैं भी उसको अपमानित करूं, बस इतना ही हमारा हो जाता है। भैया बच्चों के मामले में तो मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रतिशोध नहीं सोचते, उस टाइम हम बहुत दीनहीन हो जाते हैं। जब हमारी श्रेष्ठता बच्चा स्वीकार नहीं करता और पलट के जवाब देता है, तो मुझे जो अभी तक लगता है भाव हम में एक दीनहीन का भाव आता है। प्रतिशोध बच्चे के लिए फिर भी नहीं आता। हाँ, वहां पर देखिए, जहां पर वही है, जहां पर हम जिसको अपना माने हुए वहां कम होता है। कई हाँ जगह तो प्रतिशोध जैसा भी हो जाता है। जी। हमने देखा है बहुत सारे, जैसे मतलब मैं जिस जगह पर जन्म लिया हूं बिहार में, वहां पर मैंने देखा है माँ बाप और बच्चे में भी प्रतिशोध चल रहा जी। है ना? तो वही मैं कह रहा वो हूं। कैसी स्थिति है? तो वो एक्सट्रीम स्थिति भी जहां पर हम जिसके साथ अपनापन है ना, उस पर भी तो प्रतिशोध आ जाए, हाँ, अब बताइए ना वो क्या स्थिति है? पराकाष्ठा है वो। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये जो महत्वपूर्ण भाग है कि मनन के लिए स्वयं में सुधार की स्वीकृति के साथ ही मनन होगा, दूसरे में सुधार की स्वीकृति से मनन नहीं होगा। यदि हम अच्छा होना चाहते, हमारे में कमियां हैं, मुझे अच्छा होना है, मेरी दृष्टि न्याय धर्म सत्य की नहीं हुई है, यदि ऐसी अपेक्षा बलवती होती है तभी हमारा मनन होगा। कुछ बात पकड़ में आ रही बढ़िया। है? जी भैया बढ़िया। तो हमारे में इस जीने की अपेक्षा होना आवश्यक है। मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहने का मतलब हुआ कि मैं प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में स्थापित होना चाहता हूं। मैं प्रतिक्रिया की जगह स्वयं जो भी अपना स्थापित है उसमें जीना चाहता हूं। प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ? किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं भी उसको अपमानित करूंगा, किसी ने मेरा सम्मान किया तो मैं भी उसका सम्मान करूंगा। अभी तो हम किस में जी रहे हैं? प्रतिक्रिया में जीते हैं कि नहीं जीते? बिल्कुल। तो इस प्रतिक्रिया की जगह हम अपने आप में एक निश्चित आचरण, वो सामने वाले पे डिपेंडेंट ना हो। सामने वाला यदि हमारा अपमान करे, सम्मान करे, जो भी करे, हम तो उसको सम्मान ही दें, ये ना जी। हुआ स्वयं में स्वीकार।
तो ये स्थिति मुझ में कैसे हो, इसके लिए हमारे में शोध होगा, मनन होगा। एग्जैक्टली। क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए मनन नहीं हो सकता। क्रिया की प्रतिक्रिया में भी विचार काम करेगा, लेकिन वो मनन नहीं, वो शोध का प्रतिशोध है। मतलब वो जो भी उसने किया उसका प्रतिशोध है। ठीक है जी भैया। तो मुझे लगता है कि अपने जीने के जो हैं आयाम, उसको हर समय जांचना होगा कि भाई इस जीने के आयाम में यदि स्वयं में किसी भी जगह पे असंतुष्टि हुई, दुख हुआ, तो वो हमारे शोध का मुद्दा बन जाता है। यदि हमारे अपने शोध का मुद्दा बनता है कि ये असंतुष्टि, दुख जो भी है, उसका कारण कहीं ना कहीं मेरा स्वयं का इच्छा, विचार, आशा है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो, उसमें दुख का कारण क्या होगा, बाहर होगा या मैं स्वयं होगा? फंडामेंटली यदि देखें तो मेरे मैं अंदर। स्वयं ही होती हूँ, हमेशा खुद ही होते हैं अपन दुख का कारण, खुद अपने ही दुखों होते का कारण। जी, तो यदि खुद ही होंगे तो उसका जो उस दुख, खुद अशांति का ही का जो, परिमार्जन करना होगा। तो परिमार्जन कहाँ, हम स्वयं में करेंगे ना। जी, कितनी बार हमारा ये ध्यान जाता है कि स्वयं में परिमार्जन करना है? ईमानदारी से सोचे तो कितनी बार हमारा ध्यान जाता है जब भी हमारे को मतलब दुख, अशांति होती है तो? और कितनी बार हमारा ध्यान जाता ही बाहर की नहीं ओर है। रहता है कि उसने गड़बड़ कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसको हाँ, लेकर के ही हम उलझे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ही ऐसा होता है। ज्यादा समय तो हम बाहर को ही लेकर उलझे रहते हैं, उसी को लेकर के हम करते रहते हैं मनन। वो मनन है ही नहीं। उसको चिंता बोल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जीने की अपेक्षा में ही मनन होगा, स्वयं में सुधार की अपेक्षा में ही मनन होगा। बाहर सुधार की अपेक्षा में मनन नहीं होगा। ठीक है। कोई और कुछ बताना चाहेंगे इसमें? बताइए भैया। भैया ऐसा कुछ चमत्कार तो होने वाला नहीं है पढ़ने से। तो लगता है पढ़ पढ़ के भी कि वो कैसे मनन करें जो कि हो, क्योंकि बार बार प्रिय हित लाभ में ही जी रहे हैं करने के बावजूद भी। तो जो बलवती है या प्रिय है या हित है या लाभ है, उसमें जीना शुरू कर देते हैं बाद में। तो इसीलिए बोला कि मनन करने वाली वो जो शक्ति है, उसको कैसे प्रेरित किया जाए ज्यादा से ज्यादा, और कौन से सूत्र है जो हमेशा याद करें। कोई एक फॉर्मूला तो होगा। जैसे देखिए, मतलब मुझे लगता है ऐसे कि मान लीजिए कि जब भी कोई हमारे को, मतलब किसी से मैं नाराज होता हूँ, कुछ होता हूँ, तो मैं उसके बारे में कुछ एक लंबा, मतलब उसको, उसके बारे में बुरा सोचने लगता हूँ, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी। उससे बचने का एक उपाय यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, परहित चिंतन से 100 दुर्गुणों का नाश होता है। कर्म दर्शन में है, परहित चिंतन से 100 दुर्गुणों का नाश होता है। तो बार बार उसको अपने सामने लिख करके रखा जाए, और जब भी अपने अंदर ऐसे विचार आए, वहां पर उसको पढ़ा जाए। परहित चिंतन से 100 दुर्गुणों का नाश होता है, परहित चिंतन से 100 दुर्गुणों का नाश होता है। तो ऐसे कुछ एक अभ्यास जो है हम बना सकते हैं अपने लिए। कुल मिलाकर के हमारा ध्यान यदि प्रत्यावर्तन की ओर रहेगा तभी सुधार होगा, परावर्तन की ओर रहेगा तो सुधार नहीं होगा। परावर्तन मतलब बाहर की ओर रहेगा तो सुधार नहीं होगा। बढ़िया। हम स्वयं में व्यवस्थित होना चाहते हैं, स्वयं में स्थिर होना चाहते हैं, तभी होगा। देखेंगे प्राकृतिक विधि से कि हर इकाई वातावरण के दबाव से मुक्त होना चाहता है। उसका पहला प्रमाण है गठन पूर्णता। पहला प्रमाण है गठन पूर्णता, जिसमें वो भौतिक रासायनिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और जो दूसरा प्रभाव है
जो दूसरे प्रभाव जिसको हम लोग झेल रहे हैं, ये सब वातावरण के ही तो प्रभाव है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। व्यवहार में क्लेश है ना, परिवार में क्लेश, समाज में क्लेश जो इतना है, ये सब तो वातावरण का ही प्रभाव है। जी। इससे मुक्ति के लिए क्या है? ये समझदारी ही है, जागृति ही है। तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको जागृत होना पड़ेगा। ये जैसे छूटेगा, हमारा मनन होना बंद हो जाएगा। मनन होने के लिए स्वयं में जागृति की जो अपेक्षा है वो बलवती होनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया भैया जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहे, इसमें कुछ बताना चाहे? बताइए। और कोई बताइए, कुछ ऐड करना हो, कुछ इसमें और अपना बताना चाहते हो इस मुद्दे पे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारा स्वयं में परिमार्जन की ओर ध्यान कैसे जाए। जैसे मनन नहीं हो रहा, तो मनन क्यों नहीं हो रहा, कैसे मनन होने लगे? देखिए, मैं जितनी बार भी मेरी बाबा जी से बात हुई कि हम कैसे, मतलब हमारे को अनुभव होगा, तो उसमें बाबा जी ने बार बार एक ही बात कही, प्राथमिकता के आधार पर। मुझे वो बहुत सटीक लगता है। प्राथमिकता का मतलब हमारी आवश्यकता के आधार पर। आज के दिन भी देखें कि जो आदमी पैसा कमाना चाहता है, जिसकी प्राथमिकता में होता है, वो मेहनत करके कमा ही लेता है। जो नाम कमाना चाहता है वो मेहनत करके कमा ही लेता है कि नहीं? जिसकी जो प्राथमिकता में है उसका कुछ भाग वो पा लेता है कि नहीं पा लेता है? जी। इतने सारे उदाहरण होंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसके पास कुछ भी नहीं होगा धन के रूप में, और वो मेहनत करके बहुत कुछ पा लिया होगा। आपने लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा? जी भैया। तो उसकी आवश्यकता बनी तो उसने पा लिया। यदि हमारी आवश्यकता बनती है जागृति, तो हम उसको पाएंगे, नहीं बनती है तो नहीं पा पाएंगे। तो हर चीज के लिए मनन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें सबसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारी प्राथमिकता, हमारी आवश्यकता। भैया मनन किस स्टेज को कह रहे हैं एग्जैक्टली? मनन देखिए, जैसे अभी ये सारे दर्शन की हम सूचना लिए और उसको तर्क संगत ढंग से जोड़ लिया, ठीक है। जैसे अभी देखेंगे, एक उदाहरण लेता हूं कि हम सभी लोगों का ये चीज तो हो गया कि मैं जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में हूं। ये तर्क रूप में तो आ गया, स्वीकार हो गया है सभी लोगों का। जी। लेकिन क्या ये समझ में आया है? हाँ, थियोरेटिकली पता चल गया। लेकिन ये आपको स्वयं में उसका प्रमाण नहीं है, भाषा रूप में आया है। हम्म। अब इसके ऊपर हम मनन करेंगे, हम्म। कंटिन्यूअस हम इस पे चित्तवृत्ति को नियोजित करेंगे। हाँ, जैसे इस बराबर अपनी जीवन क्रियाओं को देखते रहना, वो सारा मनन के प्रोसेस में होगा क्या? हाँ, अब वो जीवन क्रियाओं को देखते रहना। अब जैसे कि एक बार तो जीवन क्रियाओं को देखने के लिए हम कितनी देर हम अपना नियोजित कर पाते हैं, हम्म। हम कितनी देर तक उसमें अपने चित्तवृत्ति को नियोजित कर पाते हैं, हम्म। है ना। जैसे अभी आप ध्यान देने का प्रयास करें कि हम जीवन क्रियाओं पर ध्यान देंगे। हम्म। देखिए कितनी देर ध्यान दे पाते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। थोड़ी देर ही रहता है, फिर गायब हो जाता है। तो इसका मतलब उसका वो मनन हो ही नहीं रहा है। हम्म। मतलब वो आपकी जिज्ञासा की वस्तु नहीं बनी है। हम्म। यदि वो आपकी जिज्ञासा की वस्तु है तो आपका ध्यान उससे नहीं जाएगा, मतलब आपका मनन उस पे होगा, नहीं तो मनन नहीं होगा।
तो ये मनन भी आफ्टर ए स्टेज ऑफ रीडिंग, जो पठन है उसके बाद शुरू होता है, या आप जस्ट आपकी इच्छा से शुरू होएगा? नहीं, पठन के बाद ही होगा, वरना आप मनन किस चीज का करेंगे? यदि वस्तु ही तय नहीं है तो मनन कैसे होगा? किस चीज का मनन करना है वो बिना श्रवण के नहीं होगा, श्रवण के बाद ही मनन है। हाँ, जैसे थोड़ा बहुत श्रवण हो गया, जैसे परिचय शिविर या जैसे थोड़ा बहुत होता है, उसमें जीवन क्रियाएं बता दी, तो एक एक आइडिया तो है ही कि जीवन क्रियाएं कैसे होती है, वृत्ति चित्त में क्या होता है एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी इतना मन उस पे ध्यान नहीं रहता है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आता है, या स्पेशली तब थोड़ा बहुत चला जाता है जब अटकते हैं, लाइक जब कुछ बुरा लगता है या कहीं कुछ विरोध हो रहा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे तो समझ आ जाता है कि यहाँ पे इसलिए अटकाव हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त या ध्यान रहे कि अच्छा ये मैं इसलिए कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ, ये पॉइंट जानना चाह रहे थे। वही देखिए, मनन मेरे को जो अनुमान लगता है, हम्म अपनी इच्छा से आप जिस भी वस्तु पे ध्यान देना चाहते हैं, हम्म आप अपनी इच्छा से जितना समय तक उस पर ध्यान टिकाना चाहे टिका के रख पा रहे हैं, तब तो आप मनन कर पा रहे हैं। हम्म। वरना वो मनन का एक आंशिक भाग कह सकते हैं या श्रवण ही कह सकते हैं। ठीक है। भैया भासाभास जब भासाभास होने लगी मुझे, तो उसके आधार पे मनन तो हो सकता है ना, जिस तरह दीदी पूछ रही पार्शियली, वही कुछ भी देखिए, चीजें तो कंटेंट है। देखिए भैया, अभी वही चीज कर रहे हैं हम, क्रियाओं के रूप में उसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भास, आभास, श्रवण, मनन, ये सब एक शब्द है, क्रिया के रूप में पहचानने की कोशिश करते हैं। क्रिया के रूप में नहीं, पहचानने का मतलब हुआ कि कोई एक भाग है जिसको लेकर के हमारे पूरी स्पष्टता नहीं बनी है, कुछ एक सुना है, उससे कुछ चित्त और वृत्ति में कुछ बना है, चित्त में उसको लेकर के कुछ चित्र बन गया है, उसके अनुसार कुछ उसमें तर्क जुड़ गए, लेकिन पूरी स्पष्टता नहीं है ना? तो जब पूरी स्पष्टता के लिए अब आप उस पे चित्तवृत्ति को नियोजित करते हैं और वो चित्तवृत्ति उस पे नियोजित रहता है, तब तो मनन होगा ना। आपने जैसे अभी कोई एक चीज है जिसमें आपको स्पष्टता नहीं है, आप उसको चित्त में टिकाइए, उसको चित्रित कीजिए और उसमें वृत्ति को नियोजित कीजिए, देखिए कितनी देर तक वो चित्र मतलब स्थिर रह पाता है। जी भैया। यदि स्थिर नहीं रह पा रहा है, कोई दूसरी वस्तु आ जा रही है, इसका मतलब क्या वो मनन हुआ? नहीं, थोड़ी देर में ही हट जाता है। तो इसका मतलब उस पर मनन नहीं हुआ है। मनन होने का मतलब उस पर टिका हुआ रहना है, और वो लगातार टिका हुआ रहेगा तभी वो समझ में भी आएगा। मतलब मनन का जो फल है कि वो समझ में आना, साक्षात्कार होना, तभी होगा। अभी जिसको हम लोग कर रहे हैं ना, वो बेसिकली श्रवण ही है। भैया जब अच्छा लगने लगता है, उसका बात कर रहा था मैं कि कुछ चीजें जैसे उसकी लगा कि हाँ वो चीजें अच्छी है, उसके साथ जीना होगा, और ये बात जब मेरे स्पष्ट हो गया कि मैं जीवन हूँ और जो प्रॉब्लम है वो मेरे अंदर ही है, जो विरोध है वो मेरे अंदर ही है, ये बात को तो क्लैरिटी हो गई। फिर भी अगर हम ध्यान उस बात के लेकर अगर भास हो गई है, और हमको अगर जो चित्रण हो रहा है वो न्याय धर्म सत्य के आधार पे करना चाह रहा हूँ बार बार, और उसको वृत्ति में उसका ही विश्लेषण करूंगा, वैसा चित्रण लाऊं न्याय धर्म सत्य के अनुसार का, तो क्या इस तरह का मनन कर सकते हैं क्या? और बिल्कुल बार बार इस सारे जो मूल्य उसको रिपीट करें अपने अंदर से बिल्कुल, जो आप कर रहे हैं यही है कि जी। हमें यदि प्राथमिकता बन जाती है तो बार बार हमारे चित्त में न्याय धर्म सत्य की ही चित्रण होने लगता है और उसका ही विश्लेषण वृत्ति में होने लगता है। इसका मतलब अब मनन शुरू हो गया है। मतलब अब हमारे में स्वयं स्फूर्त विधि से ही बार बार वही चीज ही आ रही है, मतलब प्राथमिकता हो गई हमारे में, जी भैया। तीव्र बन गई है, तभी तो वो चित्त में हमेशा आ रहा है। तो भैया ध्यान और मनन में क्या अंतर है फिर यहाँ पर? देखिए, ध्यान उसको अलग भाषा दे, शब्द अलग दे, मनन दे, दोनों एक ही चीज है अच्छा। है ना? जैसे अभी देखेंगे कि यहाँ पर जो भाषा करेंगे, तो जैसे ये यहाँ ध्यान और मनन में मैं एक चीज दिखा देता हूं, एक मिनट मैं दिखाता हूं, क्योंकि अपन इसके ही भाषा में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
अभ्यास दर्शन। अभ्यास दर्शन में देखिए, दिख रहा है सभी लोगों को? जी भैया, योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। यह मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ आरंभ होता है, जो श्रवण मनन एवं निधिध्यास पूर्वक अथवा धारणा ध्यान एवं समाधि पूर्वक चरितार्थ होता है। जीवन चरितार्थ ही आचरण पूर्णता है। योगाभ्यास शास्त्राध्ययन, उपदेश एवं स्वप्रेरणा का योगफल है। तीन चीज, शास्त्राध्ययन, उपदेश व स्वप्रेरणा का योगफल है। इन सब में प्रामाणिकता का होना अनिवार्य है। मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ वांछित वस्तु, देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है। यही धारणा है। धारणा पर पूर्णाधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत होना पाया जाता है, जो ध्यान का द्योतक है। ध्येय के अर्थ मात्र में अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्त वृत्ति एवं संकल्प का निमग्न होना ही समाधि है। यही सत्तामयता में अनुभूति है। यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इसी क्रम के अर्थ में श्रवण मनन एवं निधिध्यासन चरितार्थ होता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से, मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से, निधिध्यास का तात्पर्य सहज निष्ठा एवं सहज समाधि से। तो दो विधि से इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक धारणा ध्यान समाधि और दूसरा श्रवण मनन निधिध्यासन, है ना। जैसे अष्टांग योग देखेंगे तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लास्ट के तीन जो स्टेज हैं वो धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा को वो श्रवण से जोड़ रहा है। हालांकि ये काफी हायर स्टेज की बात हो रही है ना। लेकिन जब हम अपने इसमें देखें, श्रवण का मतलब हुआ कि जो भी वस्तु है, जो भी हम इसको पढ़ रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं, उसको तर्क संगत ढंग से हमने सब कुछ तरीके से मतलब जांच करके उसको स्वीकार लिया है चित्त में, तर्क रूप में। अब उसके ऊपर मनन होता है। पहले तो तर्क रूप में ही स्वीकार होगा, तो तर्क रूप में स्वीकार होना मनन नहीं है। पहले तो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अलग अलग डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन आया है, वो चित्त में स्टोर हुआ है। अब उसके किसी एक भाग पे हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मतलब चित्त वृत्ति को लगा रहे हैं समझने के लिए। पहले हम किसी एक वस्तु पे फोकस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे इंफॉर्मेशन नहीं आया है, तो पूरे दर्शन को पठन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें हम पहले श्रवण का भाग कर रहे हैं। तो अलग अलग मतलब बुक में अलग अलग जगह कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है, उससे हमारा श्रवण हो रहा है। तर्क ढंग से जो भी हम स्वीकार कर रहे हैं वो श्रवण हो रहा है। इस श्रवण होने के बाद उसके भाग में किसी एक अपने जो भी आपकी जिज्ञासा की वस्तु बनती है, उस पे जो चित्तवृत्ति को टिकाते हैं, उसको मनन कर रहे हैं। बढ़िया भैया। ठीक है, मतलब कंटिन्यू स्व केंद्रित होना रहेगा, है ना। हाँ, चित्तवृत्ति का उस पे टिका रहना। क्योंकि आदत की वजह से हमारा अटेंशन अदर ओरिएंटेड बार बार चला जाता है, ऐसा होता है। इसके बदले स्व केंद्रित रहना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल भैया, तो चित्त वृत्ति पर ही रहेंगे तो चयन आस्वादन, वहां पे चयन आस्वादन नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, चयन आस्वादन होगा लेकिन मूल्यों का होगा। यदि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बलवती होती है तो क्या मन में उसका आस्वादन नहीं होगा, चयन नहीं होगा, मूल्यों का निर्वाह नहीं होगा? जी होगा जी। फिर नहीं, आपने उसमें बोला कि वृत्ति और चित्त पे ही टिका रहेगा, इसलिए मैंने बोला। हाँ देखिए, वृत्ति और चित्त का देखिए समझने का काम तो चित्त वृत्ति ही करता है। जी जी। मन तो उसका समर्थन करता है।
तो चित्त वृत्ति को जो स्वीकार होता है उसके अनुसार उसमें उसका ये कहते हैं आस्वादन भी होता है। तो जब भी आपका चित्त वृत्ति नियोजित हो रहा है तो उसमें मन का आस्वादन होना जरूरी है। मतलब वो ऑलरेडी उसमें बोल सकते हैं कि इंडल्ज है। आई मीन हाँ, उसका मन को भी अच्छा लगना जरूरी है। इसलिए मन को यदि अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ी देर के बाद आपका ध्यान ही नहीं लगता, मन खींच लेता है। जी। देखिए, चित्त वृत्ति का नियोजित होने का मतलब मन को भी अच्छा लगना होगा। और भैया मन को अच्छा लगा और आस्वादन हुआ, मुझे लगता है ये यही तो वैलिडेशन हुआ ना इस बात का कि चित्त और वृत्ति किसी बात पे टिका हुआ था, मनन था और मन में हमने आस्वादन किया। तो ये एक तरह से वैलिडेशन हुआ ना कि प्रक्रिया पूरी हुई। बिल्कुल, जिस समय भी जो भी आपकी जिज्ञासा की वस्तु है उस पे चित्त वृत्ति यदि टिका हुआ है उसमें मन का भी तो कुछ वो हो रहा है आस्वादन ना। यदि मन को अच्छा नहीं लगेगा तो वो तो वापस चित्त वृत्ति को खींच लेगा। तो भैया थोड़ा थोड़ा मन को भी पुल करना चाहिए ना प्रैक्टिस के बिल्कुल लिए, है ही ना। है कुल ना? मिला के इतना ही तो काम हो रहा है। ये देखेंगे हाँ, जो अनुकरण विधि में कह रहे हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना, समाधान पूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। तो जब यही कह रहे हैं मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशाएं। तो इस स्थिति में जहां पर आप जो बात हो रही है कि जहां पर चित्त वृत्ति में ये कंटेंट आने लगा, उसमें शोध होने लगा, तो उसमें मन में मूल्य मूलक आस्वादन होना प्रारंभ होता है। यदि मूल्य मूलक आस्वादन ना होकर के रुचि मूलक ही चल रहा है, इसका मतलब चित्त वृत्ति में ये आया नहीं। भैया ये मूल्य मूल्यक आस्वादन का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे दूसरे के साथ आप जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके प्रति क्या भाव आ रहा है। मूल्य मूलक जैसे कि सम्मान का भाव है या नहीं है, विरोध का भाव है उसके लिए, विश्वास का भाव है या नहीं, या अविश्वास का भाव है। जी जी समझ गया। तो ये सारे जो मूल्य हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, है ना, इन सारे मूल्यों का आस्वादन होने लगता है। ये शिफ्टिंग है, अपने अंदर हम उसको जांच के भी देख सकते हैं। वो तो जब सेंस से कंट्रोल होके जीना बंद कर देंगे वो अपने आप बाय डिफॉल्ट होना शुरू हो जाएगा सर। वही देखिए, बाय डिफॉल्ट नहीं है, वो करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास जो है रुचि जी मूलक जी जी आस्वादन का जी है, जी जहां जी पर मन 4 से 5 संवेदनाओं के लिए ही टिक मतलब लगा हुआ है और उसी जी के जी अर्थ में चित्त वृत्ति नियोजित है उसी जी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। जी जी अब इसके उल्टा में हमारा ये जो भी श्रवण होना शुरू हुआ तो हमको न्याय का पता चला, धर्मपूर्ण विचार का पता चला। अब ये पता चला, इसका प्रमाण कहाँ दिखेगा? इसका प्रमाण दिखेगा कि मन में जो मूल्य मूलक आस्वादन होने लगेगा, और जब आप परस्परता में व्यवहार करेंगे तो आपको उसमें जो है स्वयं में तृप्ति और सामने वाले को भी तृप्ति जैसा लगेगा। प्रमाण तो वही दिखेगा ना, वरना आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि आप में कुछ श्रवण हुआ है या मनन हुआ है या नहीं हुआ है? इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे आप? वैलिडेशन का तरीका है, आप अपने जीने को देखेंगे, उसी से ना वैलिडेट होगा। ये क्या तरीका हो सकता है बताइए? वो तो जीने में ही दिखेगा ना। जीने में दिखने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप में दिखेगा कि रुचि मूलक से आप मूल्य मूलक में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी। जो हमारी सर जीने की प्रवृत्ति है उसमें बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल, तो जीने की प्रवृत्ति का मतलब तो वही कह रहे हैं ना। जी जी जीने जी की प्रवृत्ति देखेंगे तो रुचि मूलक आस्वादन से मूल्य मूलक मूल्य आस्वादन मूलक पर शिफ्ट हो जाएगा जी। शिफ्ट होगा। भैया जानते हुए भी कि रुचि मूलक है, फिर भी रुचि मूलक वाला काम कर रहे हैं, अगर उसको क्या बोलेंगे? यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रवृत्ति।
वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है मूल्य मूलक की तरफ। नहीं, इसमें क्या है ना भैया कि हमने जो एक गहरा अभ्यास किया हुआ है, जैसे होता है ना, इसको इस तरीके से देखें, आप कार चला रहे है ना, कार स्पीड में चल रही है, सामने दिख गया कि आपको ये यहाँ पर गड्ढा है, क्या आप ब्रेक लगाते हैं तो उसी क्षण वो रुक जाता है क्या कार? नहीं नहीं जाए, थोड़ा तो आगे आपको जाए। घसीटता है। जी जी। तो अभी तक तो हम ऐसा जी रहे थे, अब थोड़ा पता चला तो हम उस पर ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाने का मतलब चित्तवृत्ति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्या इसी समय रुक जाएगा वो? ये घसीटेगा आपको। अब जी जितना जोर का ब्रेक लगाएंगे उतनी जल्दी ये रुकेगा, जितना धीरे ब्रेक लगाएंगे उतना दूर आपको घसीटेगा, उतना समय तक घसीटेगा। कहने का मतलब भैया कि पढ़ने से फोर्सफुली अपने आप तो नहीं होगा, बिल्कुल अपने आप नहीं होगा, हमको प्रयत्न करना पड़ेगा बिल्कुल रोज रोज। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है, अगर मुझे भाषाभास हो रहा है तो, कि गलतियां हो रही है। यदि अपने में गुणात्मक परिवर्तन होना शुरू आपको दिखने लगे, इसका मतलब आपका प्रयास हो रहा है। यदि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने कोई प्रयास अभी नहीं किया है। नहीं, कुछ कुछ गलती होती है तो ग्लानि, आत्मग्लानि तो होती है। वही तो, एक तो स्टेज ये हुआ कि पहले तो हमको गलती का पता भी नहीं था कि हम गलती कर रहे हैं, अब पता चल रहा है कि गलतियां कर रहा हूं मैं और मुझ में सुधार करना है, तो ये भी एक लेवल का हमारे में शिफ्टिंग हुआ ना। जी। अब दूसरी बात जो है कि ये सुधार हमारा कितनी जल्दी हो, हमारा कितना ध्यान इस पे और जो है बना रहे, हम मैक्सिमम टाइम इसको शोध करते रहे, पढ़ते रहे, मनन करते रहे। ठीक है, बढ़िया है। सडनली कुछ नहीं होने वाला है कि सडनली ये जो कहते हैं ना कि सडन जो भी अभ्यास इसलिए है कि कोई भी चीज इस तरीके से नहीं होगा कि सडनली आपका हर चीज बदल जाएगा। आपको पता चला, तर्क रूप में स्वीकार लिया कि यहाँ पर मैं जीवन शरीर हूं, और आपके जीने में उसका प्रमाण आ जाएगा। कहाँ आता है? सबको जो है परिचय से में पता चल जाता है कि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में। क्या जीना जीवन रूप में हो पाता है, या शरीर मूलक ही विधि से चलता है जीना? जी, शरीर मूलक ही जीते हैं, है ना। अभी इंफॉर्मेशन आया है, उस पर शोध कहाँ हुआ है? चित्तवृत्ति में वो स्ट्रांगली आया नहीं है अभी। अभी इंफॉर्मेशन के रूप में आया, सूचना के रूप में आया, सिर्फ श्रवण हुआ है। श्रवण होने से उसका कुछ भाग जीने में आएगा, आंशिकता में। मनन होने से उससे ज्यादा आएगा। हम श्रवण को ही सब कुछ मान लेते हैं, श्रवण हो गया फिर भी हमारे जीने में नहीं आ रहा, क्योंकि श्रवण से होता ही नहीं है जीना। ठीक है। हाँ भैया, और लाइक पता भी चल गया, रोकना भी चाहते हैं, फिर नहीं रुकता है कई बार। या जैसे आवेश का पता है, कई बार तो एकदम से ही आवेश आ जाता है, फिर बाद में तो क्या रियलाइज हो जाता है कि हाँ वृत्ति में ये था सब। तो वो एक पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगा, जिसमें कि नहीं कर पा रहे, पता है करना है, हो नहीं रहा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, मतलब निरुत्साह, कुंठा, ये सब होती है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था फिर भी ऐसा मेरे से हो रहा है। मतलब स्वयं पे नियंत्रण नहीं है, इस बात को लेकर के हम पीड़ित होने लगते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं फिर भी मैं ऐसा क्यों हूं। ये पीड़ा जितनी बलवती होगी उतना उससे मुक्ति की भी कामना होगी। तो मेरे को तो, जैसे मैं अपना पर्सनली बोलूं तो ये पीड़ा कोई गलत नहीं मानता। यही पीड़ा अपने मुक्ति की तीव्र कामना को भी पैदा करता है। भैया मेरा एक सवाल यहाँ बना कि तब तो जिस चित्रण से मैं परेशान होता हूँ वो चित्रण आना जरूरी है मेरे लिए जागृति के पथ पर? देखिए, चित्रण आना नहीं, उस चित्रण से मुक्ति की कामना होना बलवती है, होना जरूरी है। उस चित्रण से मुक्ति, चित्रण आएगा तो उस समय तो आप तो उसके उसके मुक्ति का काम तो नहीं कर पाएंगे ना। जी नहीं। तो वो चित्रण से मुक्ति की तीव्र कामना होना आवश्यक है। हम क्या सोचते हैं कि भाई वो आएगा तभी हम सोच पाते हैं। कितना सोच पाते हैं? बहुत थोड़ा सोच पाते हैं। जब भी क्रोध आता है थोड़ी देर के लिए रहता है कि वो क्रोध किया, फिर भूल जाते हैं। फिर क्रोध आता है, फिर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, फिर भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आवेश आता है,
हम उस समय फिर हमको रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है, फिर भूल जाते हैं। कहाँ रहता है कि एक बार आया तो हम इसको अब जो है जड़ से ही खत्म कर देंगे, ऐसा रहता है क्या? थोड़ी देर का पश्चाताप होता है, थोड़ी देर के लिए हम उस पर विचार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, है या नहीं? जी। तो आप क्या चाहते हैं? बार बार वो आते रहे, बार बार हम जो है सोचते रहे? ये थोड़ी होगा। कहने का तात्पर्य भैया कि जो एक कोई स्ट्रांग पीड़ा है अगर, ठीक है, वो जागृति के पथ पे ले आता है, नहीं तो फिर शरीर मूलक जीने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए कुल मिलाकर के फंडामेंटली जो है कि सिर्फ समस्या से पीड़ित होने से काम नहीं चलेगा। जब भी पीड़ित हो रहे हैं तो उसके समाधान की ओर भी प्रवृत्ति बननी पड़ेगी। जी, इसके बारे में थोड़ा भैया बताइए। जैसे अभी देखिए, मान लेते हैं कि हमारे को, हम पीड़ित हुए किसी चीज से, है ना, मान लेते हैं कि ये शरीर मूलक विधि से जी करके हम परेशान हो रहे हैं। हमको शिविर में पता चला कि शरीर मूलक विधि 4 विषय 5 संवेदनाएं है, हम इसी में जी रहे हैं, ये जीव चेतना है ना। अब आपको ये दिखने लगा कि भाई हाँ, जीना तो ऐसा ही हो रहा है। अब आप क्या करें? उससे सिर्फ पीड़ित होते रहे, यार मैं तो ऐसा ही, मैं तो जीव चेतना में हूं, मैं तो जीव चेतना में। कैसे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या करना है? तो भाई अब उसके लिए हमको ये बार बार प्रवृत्ति को इधर की ओर बार बार पठन करना है, इसके अनुसार सोचना है, इसके अनुसार हमको वातावरण बनाना है। हम उसके लिए प्रयास करेंगे, उससे ना उत्साह बनेगा। जी। या बार बार हम गलत कर रहे हैं उसको हम सोचते रहें, उससे गलती से मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं। तो हमको उस नेगेटिव चीज को जो छोड़ने का जो अभ्यास है, उसकी जगह पॉजिटिव चीज को पकड़ने का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। ये हम सभी लोगों से गलतियां होती है, मेरे से भी हुई, कि हम क्या है, जो गलत हमको दिख गया हम उससे मुक्ति के लिए छटपटाते हैं, लेकिन उसकी जगह सही को हम पकड़ ले, इसके लिए हमारे में छटपटाहट नहीं होती। हमें सही हो जाए उसकी कामना कम होती है, गलती ना हो इसकी कामना ज्यादा रहती है। क्या ये बात पहुंच रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? जी भैया। क्या ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? जी भैया। हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि वो गलती से पीड़ा ज्यादा है, बजाय कि उससे मतलब द अदर वे ना, द सुख वाली कामना इतनी नहीं है, पीड़ा ना रहे वो वाली कामना ज्यादा हो जाती है। वही जबरदस्त ध्यान दिलवाया सर आपने। देखेंगे, यही परंपरा और इस दर्शन में डिफरेंस है जो बाबा जी का है। परंपरा क्या कहता रहा कि इस पीड़ा से मुक्ति करना है, तो अपने को क्या करना है? खत्म कर देना है, अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देना है। तो वो बहुत कठिन रास्ता था, जो परंपरा का जो रास्ता था वो बहुत कठिन है, क्योंकि आपको अपनी क्रिया को ही शून्य करने की बात हो रही है, मन वृत्ति चित्त को ही रोक देने की बात है। जो भी सारी समस्याएं हैं मन वृत्ति चित्त में है, इसको ही रोक दो। समाधि का मतलब इतना ही है, सारी क्रियाओं को ही रोक दो। वो बहुत कठिन है। उसकी जगह जो ये रास्ता बता रहे हैं कि गलत को छोड़ने की जगह सही पकड़ लो, गलत का प्रभाव अपने आप ही छीन होता है। जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे मैथ्स में होता है ना, कि जैसे हम बच्चों को क्लास 2nd 3rd 4th के बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, अब वो गलत करता है ना। अब वो मतलब कितना भी सिखाए वो बार बार गलत करता है, बार बार गलत करता है। एक बार वो सही करना सीख जाता है तो फिर गलती करता है क्या? नहीं। नहीं भैया। लेकिन सही सीखने से पहले कितनी बार गलती करता होगा वो? बहुत बार। बहुत बार। अब बच्चे को ये हो जाए सही का पता ना हो, सही ना उसको पता चले और गलती ना करे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हम वही करते हैं, हम सही में स्थापित ना हो लेकिन गलती ना करें। तो ध्यान जा रहा है? हाँ जी सर, जा रहा है। बहुत बढ़िया भैया। परंपरागत मोक्ष यही था। मतलब मैं वैसा उसका परंपरागत मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अस्तित्व विहीन मोक्ष की जो बात रही, उसमें मेरे अनुसार यही रहा, सही का हमको पता नहीं लगे, गलती से हम मुक्त हो जाए। जबकि यहां पर ये कह रहे हैं कि सही एक बार यदि आपको पता चल गया तो गलतियां होंगी ही नहीं।
तो गलती को छोड़ने की जगह सही क्या है उसको पकड़ने का काम करें। अभी जैसे मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा ये गलती की, ये गलती को छोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है या सही क्या है उसको पकड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए? आप किधर की ओर ध्यान दिलाते हैं कि सही ये है, इसकी ओर ध्यान दिलाते हैं, है कि नहीं? तो जैसे गणित में ये काम कर रहा है कि सही एक बार करना आ गया तो वो गलती करता ही नहीं है। गलती होगी उससे कभी भी नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने छोटे में ही सीखा होगा, आज तक गलती करते हैं हम उस पे? नहीं भैया। यहां भी वही चीज बात हो रही है कि एक्चुअली हमको क्या हुआ यदि भैया, बचपन से ही जब पढ़ते हैं बचपन से ही तो उसमें बोलते हैं कि गलती मत करो, गलती मत करो, चाहे मैथ हो या जिंदगी हो, वो भी लगता है बैठ जाता है। उसके जगह बोलना चाहिए था केवल सही करो। हाँ, ये पॉजिटिव भाषा होगी कि सही करना सही। है ना, इससे उत्साह बनता है हमारा। गलती ना करो ना, उससे हमारा जो है ना कुंठा निराशा यही आता है। कैसा? बढ़िया भैया। बताइए बाकी लोग। एकदम बढ़िया सर। तो हम सही कैसे हो जाए, हमारे में सही कैसे आ जाए, इसकी इच्छा बलवती होना पड़ेगा, तभी हमारा अध्ययन होगा। जैसे बाबा जी बार बार एक भाषा ये भी बोलते हैं कि प्रमाणित होने की इच्छा के बिना अनुभव नहीं होगा। प्रमाणित होने की इच्छा का मतलब क्या हुआ कि हमें सही होने की इच्छा। है ना? अभी भी जैसे सिंपल सा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, है ना, तो जैसे उसमें कोई बच्चा गलत करता है तो हम उसमें क्या बातें हैं, सही की ओर ध्यान दो, क्या सही कंसेप्ट है उसको समझ लोगे तो गलती नहीं होगी। तो हम सही कंसेप्ट सिखाने की ओर ज्यादा फोकस करते हैं बच्चे का, या यार तुमसे तो ये गलती हो गया, तुमसे ये गलती हो गया, ये गलत है, ये गलत है। ये गलत कहने मात्र से क्या वो सही कर लेगा? भैया सही सिखाने में ही फायदा है, मतलब फायदा क्या बोलेंगे तो कंटिन्यूटी होगी, सही सिखाना सही कॉन्सेप्ट से। तो ये तो मुझे लगता है अपने जीने में भी अप्लाई होता है। भैया हाँ, इसी से रिलेटेड बाबा जी की कही हुई बात जो है मूल्यांकन और समीक्षा के संबंध में, कि अनावश्यकता की समीक्षा होती है और आवश्यक का मूल्यांकन होता है। उन्होंने कहा कि यदि अनावश्यकता की समीक्षा नहीं करेंगे तो अनावश्यकता कम कैसे होगी? यदि गलती उजागर ही नहीं होगी तो वो मतलब गलती को छुपा देना, आवश्यकता को लेकर प्रोत्साहित कर देना, उन्होंने कहा ये भी अपराध है ना? उन्होंने कहा कि गलती करने वाला अपनी गलती को भी सही माने रहता है फिर। इसलिए यदि आप उसको केवल उसका केवल सही को बताते हैं, वो मान लेता है वो जो कुछ कर रहा है, आप उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब आप इस तरह कितना भी कोशिश कर लो, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी गलती का सुधार कैसे होगा? ये बाबा जी ने मूल्यांकन और समीक्षा को लेकर ये कहा। तो उनका कहने का यहाँ मतलब ये हुआ कि गलती को भी बताना और इंगित करना जरूरी है। बिल्कुल है ना। आप देखें तो ये दर्शन जो है परिचय शिविर में क्या हम लोग को इसी ओर तो ध्यान दिला देता है। परिचय शिविर में हम सभी लोग का ध्यान किस ओर जाता है? इसी ओर ना, कि हमारा जीना गलत है। जो आप कह रहे हैं पहला ध्यान आकर्षण तो वही हो रहा है। राइट। अध्ययन तो भैया उसके जो बाद हो रहा है ना। परिचय शिविर में जो दुखी रहता है और दुखी हो जाता है शुरू में। वही तो बात हो रही है। इसलिए तो नाम कह रहे हैं परिचय शिविर अध्ययन शिविर। परिचय शिविर में पहले आपके दुख को उजागर किया जाता है,
आपका 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 मूल्यांकन हो जाता है, आप स्वयं अपना मूल्यांकन करने लगते हैं। जो समीक्षा कर रहे हैं गलतियों की तरफ आपका ध्यान जाने लगता है, और फिर यदि आपकी आवश्यकता बनती है तब उसके लिए अध्ययन है। अभी आप देखें, बिना परिचय शिविर के ये अध्ययन करने के लिए कोई प्रवृत्त होगा? आवश्यकता ही नहीं बनेगी, क्योंकि उसका अपनी ओर ध्यान ही नहीं जाएगा, उसकी अपनी गलतियों की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा, तो उसका अपने में कुछ परिमार्जन करना, उस ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जो दीदी बोल रही थी वो परिचय शिविर में देखेंगे तो वही है। एक तो ये भी दिख जाता है कि हमारा जीना सही नहीं है, या हम परिचय शिविर में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं तभी आते हैं, वरना क्यों आएंगे? परिचय शिविर में भी नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि पहले से भी है, वहां आकर के वो जो असंतुष्टि है उसके जो कारण है वो समझ में आने लगते हैं, और वो किस लेवल पे असंतुष्टि है वो समझ में आने लगता है, उसका कारण समझ में आने लगता है। फिर उसके समाधान के रूप में आता है कि ये पूरे मध्यस्थ दर्शन को अध्ययन करेंगे तो इससे हमारा मुक्ति हो सकता है, तब हम इधर की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो जो दीदी आप बोल रही हैं वो सारी समीक्षा हम लोग करके ही इसमें आए हैं, क्या लगता है, ऐसा नहीं है? जी ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ऐसा ही है ना? यदि हम अपने जीने में गलतियां हमको पहले से दिखती नहीं, हम तृप्त लगते हैं, तो हमको आवश्यकता ही नहीं है ना, न तो परिचय शिविर की, ना ही इन सारे अध्ययन की आवश्यकता है। ठीक है, बढ़िया। और बताइए, कोई कुछ और बताना चाहो? इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये रोज हम जो सुनते हैं, पठन करते हैं, इससे एक फायदा होता है कि कंटिन्यूटी इसमें बढ़ती है हमारी। बिल्कुल, इस तरीके के अनुशासन को अपने को बनाना चाहिए। देखिए, हमारा यदि स्वयं स्फूर्त से यदि मान लीजिए कि बहुत अपना बलवती नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके के जो अभ्यास बने हुए, जैसे कि हम रोज को पठन करना है और ये इस तरीके का डिस्कशन होना है, तो हम बलपूर्वक इसको बना लेके हमको करना ही है। इससे भी हमारे में कुछ ना कुछ उत्थान होने ही लगता है, नहीं होता है? मुझे तो होता है। हाँ जी, प्यास बढ़ती जाती है सर। बिल्कुल, और कुछ हमारा दिनचर्या भी संतुलित होता है। हम ये ना होगा तो कोई दूसरा बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट ही होता होगा। भैया इसके जगह पे और गलत काम होता है, वो जिसके साथ बहस करते हैं ना, गलत डायरेक्शन में बात होती रहती है कई मीटिंग, बिल्कुल। चाहे सोसाइटी में हो या बाहर हो। तो हम लोगों को इसका जो एक कितना हम दिनचर्या में इसको ला सके, बलपूर्वक इसका प्रयास करना चाहिए कि हमारा ध्यान हमेशा इन सब चीजों की ओर जाता है। जैसे अभी जितने देर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी मतलब एक सही डायरेक्शन में हमारा चित्तवृत्ति काम कर रहा है, कुछ समझने के लिए, कुछ सोचने के लिए काम कर रहा है। इतनी देर तक तो हमारा चित्तवृत्ति नियोजित हुआ। इस समय को और कैसे बढ़ाया जाए, इस पे सोचना चाहिए। कहाँ कहाँ हमारा समय जो है, जिसमें हम कहीं टाइम हमारा वेस्ट हो जा रहा है, ऊर्जा हमारी कहीं और चली जा रही है, उसको हम कैसे इधर की ओर प्रदान करें, इस पे अपने को दिमाग लगाना चाहिए। किसी मित्र के साथ बैठ गए, किसी और के साथ फोन पे हम डिस्कशन कर लिए, ऐसा अपने को करना चाहिए। क्या तरीका है अपने पास? यही ना एक उपाय है, और क्या उपाय हो सकता है? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ भैया, बहुत बढ़िया चर्चा रहा, प्रभावित होने वाला। जैसे हमारा सुबह की ग्रुप में राम प्रकाश भैया और आनंद भैया बार बार यही ध्यान दिलाते हैं कि खुद में ध्यान रखना है, खुद का स्वनिरीक्षण करना है। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ तो पहले तो बहुत प्रभावित होता था, क्योंकि खुद को सोचता था कि मैं ही सही हूँ। तो अभी तो वो जलन रहता था, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। तो अभी उसमें बहुत सुधार हुआ है, बहुत ही अच्छे से सुधार हुआ है। अभी तो लगता है कि
कोई भी चर्चा होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, तो लगता है कि सामने वाला ने कुछ कह दिया, तो लगता है कि नहीं वो उसका स्थिति है, मैं शायद अपने आप को ठीक से नहीं रख पाया, तो फिर आके खुद के ऊपर ध्यान जाता है। और अभी तो थोड़ा विद्या में थोड़ा हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं, तो उससे फिर जांचना शुरू होता है कि मैं उधर सही था कि नहीं। मैं अगर सही था तो मैं जे उसने जो भी किया, उसने जो भी व्यवहार किया, उसको मुझे सोचना नहीं है, उसका स्थिति है, उसका पूर्वाभ्यास है, वो मेरा भी शायद कभी वैसा था, पहले से होगा, तो उसका अभी वो स्थिति है, वो भी सही है, वो जागृति पथ में है और मैं भी हूँ। और खुद को जांचता हूँ विद्या के साथ, तो पता चलता है कि कौन सा सही है। तो अगर गलती भी है, तो उसको फिर सुधारना फिर से चालू, फिर वो पुराना जो उसके लिए और प्रभावित होने वाला और जगह नहीं, ऐसा बहुत, इसलिए बहुत ध्यान बना रहता है। क्योंकि जब डेली बेसिस में कैलिब्रेट करते हैं खुद को, शाम को हुआ कभी बैठते हैं, खुद बैठते हैं, फिर रात को बैठते हैं, दोस्तों के साथ आपने जैसे बताया, किसी को फोन लगा लिया कि ऐसा हुआ कि मैं सही था, खुद को तो कैलिब्रेट करना पड़ता है, कभी कभी नहीं कर पाते। जो थोड़ा आगे हैं, जो दोस्त लोग थोड़ा आगे हैं, वो भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं कि कैसा है, तो उससे खुद के ऊपर ध्यान पूरा बना रहता है, तो बहुत बढ़िया होता है। तो अभी प्रभावित होने वाला जो चीज है अभी एकदम नहीं के बराबर। थोड़ा तो होता है, थोड़ा थोड़ा सेकेंड्स, थोड़ा मिनट्स तक तो होता है, फिर ध्यान आ जाता है कि नहीं मेरा व्यवहार क्या था, उसमें मेरा क्या सुधार हो सकता है, उसमें फिर ध्यान चला जाता है। और आनंद भैया तो समझ पे ही जोर देते हैं कि जितना हो सके उतनी समझ बढ़ाओ। बिल्कुल। बढ़िया है, कर भी क्या सकते हैं, मतलब वही एक तो काम है कि समझ को बार बार बढ़ाना। भैया जब तक रोज की निजी की हर घंटे की जिंदगी में हम नहीं अपनाएंगे, ये ड्यूरेशन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बढ़ाना चाहिए। कितनी ज्यादा से ज्यादा देर हम इस वृत्ति के साथ जी रहे हैं अपने इस जीवन को। वही क्या भैया, भी? जागृति क्रम वही है, जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना वो कर ही रहा है। जी जी आवश्यकता होनी पड़ेगी ना, जी 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 हमारे आपके बोलने से नहीं होता है, जी 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 वो उसका स्वयं का आवश्यकता बनना पड़ेगा। जी जी तो ये कुल मिलाकर के दर्शन के पठन से आवश्यकता धीरे धीरे बनती भी है। जितना इसको हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये कोई काम नहीं कर रहा, धीरे धीरे अपनी आवश्यकता को मतलब वो बढ़ा ही रहा है, हमारी आवश्यकता बन ही रही है। तो पहले जितना हम अपना समय का सदुपयोग कर रहे थे उससे ज्यादा कर ही रहे हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे हो सकता है और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। जितना हम इसका कर रहे हैं उससे हमारे अपने आप ही सूक्ष्म रूप में ये काम कर रहा है, अपने को पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना ग्रेजुअल हो रहा है ये, जी 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 है ना। कोई भी चीज सडनली नहीं होगा कि आज हम ऐसा कर रहे थे तो कल सडनली हमारा पूरा 24 घंटे का सदुपयोग होने लगा, हम पूरे समय इसमें लग गए। तो जो भी परिवर्तन होना है मतलब वो स्नेह स्नेह ही होता है, ग्रेजुअल ही होता है। जागृति भी जो है वो एक सघन कार्यक्रम का मतलब ही मुझे लगता है कि वो कंटिन्यूटी में ही है, मतलब कोई एक सडन स्थिति यहां से और वहां में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ ये तो सही है, ग्रेजुअली होगा। सडन कुछ शक्तिपात जैसा होगा, कुछ होगा और हमारे सारे दुख मुक्त हो जाएंगे और मैं एकदम स्थापित हो जाऊंगा, ऐसी अपेक्षा में मैं भी रहा बहुत दिन तक, लेकिन पूरा अध्ययन करने पता चला कि नहीं है, ऐसा अस्तित्व में प्रावधान है ही नहीं, श्रम करना ही पड़ेगा हमारे में। मैं क्या बताऊं, एक जो दीनता जो कहे, बाबा जी ने इतना सुंदर डिफिनीशन लिखा है, अपने दुख को दूसरों से दूर करवाने की प्रवृत्ति। ओहो, तो हम कहीं ना कहीं उसी में चले जाते हैं, कोई सडनली आए और हमारे सारे दुख को कम दूर कर दे। वही सबसे बड़ी समस्या है। वही सबसे बड़ी समस्या।
वो होता भी नहीं है ना, यदि हो जाता तो भी नहीं, हो भी नहीं सकता ना। वही तो, किसी दिन वो आपको करना ही पड़ेगा कि भाई हमको खुद समझदार बनना ही पड़ेगा, तभी हमारी मुक्ति है, वरना नहीं हो सकता। बट मेरे ख्याल से क्वांटम जंप है। पता नहीं भैया, आपने जी उसको जी 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 किया जी होगा, लेकिन यहाँ पर तो जागृति में जी जो जी। दिख रहा है वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हम हाँ। यहाँ पर मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में जो भी अभ्यास की बात कर रहे हैं, जी उसमें जी 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 कंटिन्यूअस अभ्यास की बात है कि चित्त जी वृत्ति जी को कंटिन्यूस जितना हम पढ़ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उतना वो मजबूत होता जा रहा है। जी जी। फल सडनली, अपने आप लगेगा। हाँ, जैसे सडनली हम मतलब कोई एक आदमी परधन पर नारी पर पीरा में जी रहा है और एक क्वांटम जंप हुआ और स्वधन स्वनारी दयापुन काव्य में जीने लगा, जी जी ऐसी व्यवस्था तो नहीं दिखती जी 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 जी। है ना। ऐसा क्या लगता है बाकी लोग, ऐसा दिखता है क्या कुछ इस तरीके का जंप जैसा होगा? नहीं, ये तो नहीं मन भैया, का लॉलीपॉप है। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता। जी जी। तो समझ परिमार्जन जो, हाँ, समझदारी से सब ठीक होगा, ये बात बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो फिर मतलब एक एक, आश्वस्ति ये भी रहती है भैया कि जितना भी कर पाते हैं उसके रिजल्ट हाथ के हाथ मिलते भी जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि ब्लैंक करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। फिर मान लीजिए सडनली कुछ होता है तो कितने साल बाद होएगा, तो वो तो साथ के साथ रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो बिल्कुल ही निराशा हो जाएगी कि पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ कम से कम जितनी भी मेहनत करते हैं उसका 0.1% भी अगर होता, कुछ दिखाई देता है, तो एक आश्वस्ति भी बनी रहती है कि हाँ हो जाएगा। है ना, बिल्कुल वैसा ही है। हम जितना अभी श्रम कर रहे हैं उसका हमको अभी का दिखता ही है, उतना ही हमारे अंदर स्थिरता तो आने लगी है, हमारे को कुछ तो शांति का भैया ऐसा आवाज नहीं आ होता है। रही। हाँ जी, ये दीदी की बात अपने में भी सही है। दिखती है और आप लोगों को देखते हैं तो भी दिखती है कि हाँ ठीक है, आप लोगों में इतनी स्थिरता है, तो हाँ गुंजाइश है, मतलब एक मेहनत ही करने की बात है। आवाज आ सही रही है। है क्या भैया का? जी आ रही है। आवाज आ रही थी, आवाज। बोलिए भैया। भैया मैं तो आप सबको देखती हूँ ना, सारे भैया लोगों को, तो मेरे अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आती है कि जब भैया हर ऐसा हो सकते हैं तो इसका मतलब हमारे में भी हो सकता है। ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर हमेशा बनी हुई है जब से जुड़ी हूँ, कि नहीं, जब भैया का स्वभाव इतना अच्छा, इतना सहज, और वो जो देखते हैं ना नम्रता, वो चीज अंदर से ना इंस्पायर हमें भी करते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये रास्ता सुखदाई तो है, बस चलना है बस। तो मेरा प्रयत्न तो भैया निरंतर जारी है। सभी लोगों को एक दूसरे को देख करके साहस मिलता ही है कि हम अकेले इस रास्ते में नहीं हैं, और भी लोग हैं। तो सभी लोग एक दूसरे के साथ जो एक संवाद करते हैं, उससे हम सभी लोगों को बल मिलता है। भैया ये तो जी भैया जी। मुझे एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद आएगा, P1 = 1, P2 = 2, Pn = m। उसे लग रहा है कि मनुष्य भी बराबर है। बिल्कुल, बढ़िया। जी भैया जी, यानी समय तो लगता है इस चीज को भी देख रहे हैं शनै शनै, लेकिन निश्चितता भी दिखाई दे रही है। और मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपकार है बाबा जी का कि मैं शरीर और जीवन की दो अलग आइडेंटिटी के कारण उस पीड़ा से निकल पाई, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत दुखमय था। और इस चीज को भी दिखाई दे रहा है भैया जी कि सच में यानी विद्या से जुड़ने के बाद यानी अल्टरनेट तो है ही नहीं, विकल्प एकमात्र है ही। और अपनी जो कल्पनाशीलता सही दिशा की ओर बढ़ रही है। यानी बिल्कुल पहले जो काम करती थी कल्पनाशीलता, इधर उधर बाहर जो भी है ये चाहिए वो, यानी समथिंग नहीं भी दिखता था तो बाहर का ही अभ्यास था ना। लेकिन आप कल्पनाशीलता, जहाँ काम करना है वहीं पे काम हो रही है, यानी समझ होना, इतनी आवश्यकता, अपनी नीड लग रही है, समझ हो जाए, समझ के साथ हमारा जीना हो जाए, और क्या चाहिए सार्थकता में, यानी जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, हर पल ऐसा एनर्जेटिक लगता है।
और डे बाय डे अपना, क्योंकि स्वयं को देखने का अभ्यास, स्वयं में अपने आप को, हर क्रियाओं को हम देख पाए और उससे ठीक, यानी कभी कभी तो मुझे एक मेराकल नहीं है कोई ये, लेकिन एकदम ये लगता है कि एक भाव कि सामने वाला भी सही है, उसकी स्थिति यानी जानबूझ के गलत नहीं है, और विरोध वाला जो आती है अपने आप में इरिटेशन, पहले होता था, अभी कम करके आपको संस्कार बना रहता है पूर्व, अरे आप अंदर कुछ आप पीड़ा बढ़ने के लिए, जागृति के लिए ही मेरे है। दीदी आपको देख करके मतलब मुझे भी पर्सनली बहुत मतलब उत्साह मिलता है। जैसा आपने कहा, जैसे आप में जिस तरीके से उत्साह उमंग है, मतलब जो भी स्थिति है आपकी उसके हिसाब से, तो मुझे भी लगता है कि भाई मेरे को भी करना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए। तो हम एक दूसरे की स्थिति परिस्थिति को देख करके और जो उनके परिश्रम को देख करके हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी और परिश्रम करें, है ना। तो यही हमारे लिए सुखद है रास्ता की, मतलब मुझे लगता है कि आपस में जो मित्र संबंध, भाई बहन संबंध कहें, कि एक दूसरे में जो उन्नति देखते हैं, तो उससे हमारे में भी उन्नति के प्रति जो है मतलब एक कहें अपेक्षा बन जाती है, और हमारे में उत्साह बनता है। ये यानी बाबा जी के जो शब्द और सूचनाएं सूत्र दिखाई दे रहा है, मतलब हम सुन रहे हैं अभी, तो हम उसको अपने आप में भास रूप में देख पा रहे हैं भैया जी, कि मानव संस्कारानुषंगी है, संस्कार से ही आगे है ना, वो बहुत ही ना जबरदस्त बाबा जी के बहुत छू रही है, दिखने में शुरुआत हो रही है, तो ऐसे लगता है और ठीक इसमें निरंतरता बने, हर मानव ऐसे ना बिल्कुल अब विरोध वाली बात ही नहीं लगती है, जबरदस्त, और कैसे अपने आप, और थोड़ा भी कभी कुछ होता है तो ये वो इंडिकेट होता है कि अभी पूर्व संस्कार कुछ बना है अपने आप में, तो तुरंत कोई वीडियो बाबा जी का सुनते हैं साधन मंदिर, तो ऐसे लगता है तुरंत डायल्यूट हो जाते हैं अपनी जो विचार शक्ति है, इमेजिनेशन है अच्छी बात की, और तो पता ही नहीं लगता है वो कुछ भी, यानी क्षणिक सा हो गया है बिल्कुल, अब अच्छा ही अच्छा है केवल सही के साथ। तो मैं तो कभी कभी यही देखती हूँ कि आज भी बढ़िया है और आने वाला सुपीरियर की ओर बढ़ रहे हैं, कि आने वाला कल इससे भी अच्छा है, मुझे पिछले कल से आज का कल ज्यादा अच्छा है, आज के कल से अगला कल अच्छा है, क्योंकि ध्यान अपना सही की और उसमें ही पूरा मनन हो, उसमें ही शोध, लेकिन जैसे मन पूरा इसी में लगा है समझने में, और इन्हीं को भले अभी सूचना रूप में ये शब्द रूपी है, आवाज दीदी बीच बीच में कट समझने जाती की प्यास उतनी ही जबरदस्त मिल रहे हैं, अभी तो मेहनत करना बाकी है, है। कम से कम करके बहुत ज्यादा मिल रहा है, ऐसा चलो आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। नहीं, ये तो बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी रास्ते पे मतलब हम चल रहे हैं, तो बीच बीच में उसकी पुष्टि होनी आवश्यक है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही है या नहीं। मतलब यहाँ पर कहें कि हम जिस सुख शांति की खोज में इधर हम आए हैं इस दर्शन में, उसका कुछ भाग तो अपने को मिलना जरूरी है, वरना हम इसमें क्यों टिके रहेंगे। अपने को जीने में आराम मिलना जरूरी है, जब मिलना शुरू होता है तभी हमारा इस रास्ते पर विश्वास बना रहता है या नहीं। जी जी। बिल्कुल। और कोई अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे? बस 2-3 मिनट है अपने पास, उसको रख लेते हैं, फिर आज का कंप्लीट कर लेंगे। सभी का खूब खूब धन्यवाद, बहुत आनंद आता है। जी भैया। ये 2 दिन की चर्चा सच में भैया जी बहुत सार्थक रही है ना, बातचीत होनी चाहिए ना, अपने अपने स्वयं की स्थिति के लिए और स्वयं के अध्ययन के लिए है, इस चीज को मैं देख पा रही हूँ, इसलिए अब थोड़ा बोलने मुझे हम बात है ना, जो प्रश्न उठता है उसको कैसा देख पाते हैं, यानी अपनी स्थिति का एक अवलोकन होता है उसमें, जांच पड़ताल, और आगे बढ़ने के लिए तो 2 दिन कल और आज बहुत अच्छी चर्चाएं रही, और वो बहुत जरूरी है शोध के साथ, यानी आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल दीदी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ये 2 दिन जो होता है उससे मेरा भी उत्साह बनता है, मैं भी एनर्जाइज्ड होता हूँ। इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, मिल सकता है हमें? हाँ भैया, रिकॉर्डिंग होता है भैया, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। और कोई अपनी बात रखना चाहेंगे या आज रुके यहीं पर?
हाँ भैया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कहूँगा 2-5 सेकंड कि यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बाहर भी करते हैं तो भी जीवन विद्या में नहीं है। सबकी अपेक्षा है कि ऐसा हो जाए, मगर विश्वास नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा चारों तरफ देख रहे हैं तो विश्वास नहीं बन रहा है। तो धीरे धीरे बनेगा, कुछ लोगों का तो बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा। बस सबका अपेक्षा यही है कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया चले, परिवार में बढ़िया चले, पापा मम्मी के साथ बढ़िया चले, सबके साथ सबका बढ़िया चले, ऐसा अपेक्षा सब में है। तो जहाँ पे भी मैं बात रखता हूँ तो सब में है, सब चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। खुद करने में थोड़ा संकोच है, थोड़ा विश्वास नहीं बन रहा है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। रुके यहीं पर। हाँ भैया, जी भैया, बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी का भैया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।